आज 37 हिंदी अध्याय 361 अध्याय 360 बिग डिपर सील ऑफ डेथ। आध्यात्मिक स्रोत लहरों में बिखर गया, भीतर से ढह गया। राजसी श्वेत बाघ अत्यधिक पीड़ा में आकाश की ओर दहाड़ा। सफेद बाघ फट गया और झू फेई ने यह महसूस करते हुए अचानक मुंह से खून थूक दिया। तुमने मेरे श्वेत बाघ को तोड़ने के लिए चाले चलने का दुस्साहस किया। उस स्थिति में स्वर्ग या आकाश के नीचे कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। मैं तुम्हें गहराई से पकड़ लूंगा, तुम्हारी साधना को अपंग कर दूंगा और तुम्हें 81 दिनों तक तलवारों से तुम्हारे शरीर में चुभने वाली पीड़ा सहने के लिए फांसी पर लटका दूंगा। झू फी की दहाड़ धरती हिला देने वाली थी। सच्चे वापसी संप्रदाय के प्रथम शिष्य के रूप में उसे ऐसी चोट कब लगी थी? चोट तो बस एक हिस्सा थी, मुख्य बात तो शर्मिंदगी थी। एक ट्रांसेंडेंट रियल मार्शल कलाकार द्वारा चोट पहुंचाए जाने से, जो जुबानदान को भी साधने में सक्षम था, उसे अत्यधिक घुटन महसूस हुई। उसके दिल में असीम क्रोध के अलावा कुछ नहीं था। सच्ची वापसी विनाश। झू फी की आवाज, जो ठंडे और मारक इरादे से भरी थी, शून्य में गूंज उठी। अनगिनत मात्रा में आदिम क्यूई और आध्यात्मिक स्रोत एक साथ मिलकर उसकी हथेली पर एक शक्तिशाली लहर के रूप में एकत्रित होकर झोंग लिन की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। मरना। भयानक शक्ति के तहत झोंग लिन एक असीम समुद्री लहर में एक पत्ते की तरह था, जो किसी भी समय डूबने के कगार पर था। झोंग लिन को ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया ने उसे घेर लिया हो। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह आजाद नहीं हो पा रहा था और बस अपनी मौत को चौड़ी आंखों से देख रहा था। झोंग लिन आकाश की ओर दहाड़ा। आदिम क्यूई की प्रचंड धारा के नीचे उसका पूरा शरीर एक चमकदार कांच की रोशनी से चमक उठा, पूरी तरह से गहरे सुनहरे रंग में बदल गया और उसके शरीर के सभी एक्यू पॉइंट अपार शक्ति के साथ फूट पड़े। एक क्षण से भी कम समय में उसने अपनी अतुलनीय शक्तिशाली काया से झू फी की सील तोड़ दी। उसके दाहिने हाथ ने शून्य को जकड़ लिया और उसकी हथेली में एक आत्मिक तलवार प्रकट हुई। उसी समय एक शक्तिशाली तलवार आकाश की ओर तेजी से उठी। तलवार की मंशा आध्यात्मिक मूल के साथ मिश्रित थी, जिसकी तीक्ष्णता दसियों मील तक फैली हुई थी, आकाश को ढक रही थी और सूर्य को अवरुद्ध कर रही थी। सूर्यास्त तलवार स्लैश। झनकार, झनकार, झनकार। एक शक्तिशाली तलवार क्यूई, एक महान सूर्य की तरह आदिम क्यूई की लहर से एक ठंडी, उदासीन तलवार की मंशा के साथ उठी, झू फी की ओर दहाड़ती हुई। जैसे ही ये तलवार आगे बढ़ी, ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया अचानक दब गई हो। सभी रंग, रोशनी, गंध, ध्वनियां और बहुत कुछ अपनी रंगत खो बैठे हों। तलवार का इरादा। झू फी की पुतलियां भी सिकुड़ गईं। उन्होंने झोंग लिन से निकलती भयानक तलवार की मंशा को महसूस किया, और यह एक गहरी समझ वाली तलवार की मंशा थी। एक पल में झू फी की हत्या की मंशा और भी तेज हो गई। ऐसे किरदार को कमजोर रहते ही खत्म कर देना चाहिए, वरना भविष्य में वो एक गंभीर खतरा बन जाएगा। गड़गड़ाहट। एक विशाल मशरूम जैसा बादल आकाश में उठा, अपने भीतर भयावह प्रकाश और गर्मी छिपाते हुए सीधे बादलों में जा गिरा। दूर से युद्ध की आवाजें सुनकर पास आए मार्शल कलाकार अब भयभीत हो गए और आगे जांच करने की हिम्मत न करते हुए भाग गए। हिंसक आदिम क्यूई की विस्फोटक शक्ति ने बाहर की ओर भयंकर रूप से विस्तार किया, जिससे आसपास की हवा एक उच्च दबाव वाली वायु थैली में बदल गई। आकाश और पृथ्वी उलट गए, पर्वत शिखर झुक गए और पृथ्वी ढह गई। इस भयानक शक्ति के प्रभाव से सभी मूर्त और अमूर्त पदार्थ हिल गए और धूल में बदल गए। दरार। झोंग लिन के हाथ में आध्यात्मिक लंबी तलवार से एक कर्कश ध्वनि निकली और अचानक उसमें दरारें दिखाई देने लगीं। उसका रंग सुनहरे कागज की तरह पीला पड़ गया, उसकी आभा अत्यंत क्षीण हो गई और उसके कभी अजेय शक्तिशाली शरीर में अब दरारें दिखाई देने लगीं, जिनसे रक्त बहकर उसके पैरों पर जमा हो गया। पफट। झोंग लिन ने मुंह भर खून थूक दिया और एक घुटने के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसके डेंटियन का आध्यात्मिक उद्गम क्यूई सागर बहुत पहले ही सूख चुका था, जिससे उसके पास लड़ने की कोई ताकत नहीं बची थी। अंतर बहुत बड़ा था। झोंग लिन ने मन ही मन आह भरी। वह तो बस यूनलिंग क्षेत्र में साधना कर रहा था, जबकि झू फी ने जुबानदान पूर्णता प्राप्त कर ली थी, यिन यांग क्षेत्र तक पहुंचने से बस एक कदम दूर। और झू फेई भी एक असाधारण व्यक्ति था, जिसने चौथी श्रेणी की गोली को परिष्कृत किया था, जो कि ट्रू रिटर्न एक्ट का शीर्ष उत्तराधिकारी था। स्वर्गीय स्तर की मार्शल आर्ट सनसेट स्वॉर्ड तकनीक को निष्पादित करने में तलवार की 90% मंशा की समझ के बावजूद वह अभी भी सफल नहीं हो सका। इस समय झू फी का चेहरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। झोंग लिन ने उसके शक्तिशाली प्रहार को तोड़ दिया
और उसे भी एक झटका लगा, उसके आंतरिक अंग कांप उठे और खून का एक थक्का लगभग बाहर निकल आया, जिसे बलपूर्वक वापस निगल लिया गया। झोंग लिन धीरे धीरे खड़ा हुआ, भावशून्य होकर उसने झू फी को देखा, जो लगातार उसके पास आ रही थी। उनके डेंटियन में शेष आध्यात्मिक स्रोत एक विचित्र पथ पर घूमने लगे और उनकी चोटें नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से ठीक होने लगीं। एक प्रभावशाली आभा हवा में एक लौ की तरह लगातार बढ़ रही थी। ये बेदो कौशल था, जो चेन जिया की स्मृति से सीखी गई एक गुप्त तकनीक थी। दक्षिणी डिप जीवन देता है, उत्तरी डिप मृत्यु देता है। बेदो कौशल का उपयोग करने से व्यक्ति की क्षमता कुछ ही समय में उजागर हो सकती है, कुछ हद तक रक्त जलाने वाली गोली के समान, सिवाय इसके कि इसके प्रभाव और अधिक परिणाम होते हैं। एक बार इस गुप्त तकनीक का उपयोग करने पर व्यक्ति की शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है, लेकिन उसके बाद 3 दिनों में मृत्यु हो जाती है। वर्षों पहले चेन जिया ने भागने के लिए इसी गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया था। हालांकि अंततः उसकी मृत्यु हो गई, उसकी दिव्य आत्मा आत्मा पोषण वलय में छिपी रही और 1000 वर्षों तक पुनर्जन्म के लिए शरीर धारण करने का प्रयास करती रही। पुरुष शक्ति दिन में 10 घंटे तक, इस ट्रिक को कम ही लोग जानते हैं। टाटा मोटर्स के शेयर मूल्य का 98.6% सटीकता के साथ एआई विश्लेषण। झोंग लिन निश्चित रूप से चेन जिया के नक्शे कदम पर नहीं चलना चाहता था, लेकिन इस स्थिति का सामना करते हुए वह केवल 3 दिन में मौत की गुप्त तकनीक का सहारा ले सकता था। अगर वह झूफी को मार सकता तो वह 3 दिनों के भीतर जुवानदान राज्य तक पहुंचने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करता, शायद उसे थोड़ी सी उम्मीद मिल जाती। झूफी ने भी झोंग लिन के भीतर विचित्र रूप से बढ़ती शक्ति को महसूस किया। अपनी बुद्धि और अनुभव से उसने स्वाभाविक रूप से इसे साधना को अस्थायी रूप से बढ़ाने की एक गुप्त तकनीक के रूप में पहचान लिया। फिर रुककर उसने तिरस्कार भरा भाव प्रकट किया। तो क्या हुआ अगर यह कोई गुप्त तकनीक है? क्षेत्रों के बीच का अंतर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई गुप्त तकनीक पाट सके। इस बीच उसके अंदर एक संतुष्टि का भाव जागा। इतनी गुप्त तकनीक जो इतने कम समय में शक्ति बढ़ा देती है, उसकी कीमत व्यक्ति की नींव को नुकसान पहुंचाने के रूप में चुकानी पड़ती है, और गंभीर मामलों में तो तुरंत मौत भी हो सकती है। लेकिन किसी भी तरह से ऐसी असाधारण प्रतिभा का नष्ट होना निश्चित है। एक क्षण के लिए झोंग लिन को मारने की झू फी की मंशा कम हो गई, दया के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि वह झोंग लिन को जीवन भर पछतावे में कैद देखना चाहता था। एक बार की महान प्रतिभा को बर्बाद होते देखना दुनिया में इससे बड़ी कोई सजा नहीं है। वह लोगों को ये बताना चाहता था कि जो भी उसके साथ अन्याय करेगा, उसे सबसे दर्दनाक सजा मिलेगी। झू फी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। यू शू ने बहुत दूर से ही सब कुछ देख लिया था और उसके दिल में बहुत पहले ही रोष भड़क चुका था। उसके दाहिने हाथ ने किसी समय एक जेड पेंडेंट पकड़ लिया था, उसे धीरे से दबाया था। जेड टूट गया और उसके भीतर से एक अथाह शक्ति निकली। ये शक्ति अभूतपूर्व थी, पहले कभी नहीं देखी गई थी, लेकिन इसके उभरने पर इसने सीधे झोंग लिन को जमीन पर दबा दिया, उसे पूरी तरह से अधीन कर दिया। वह एक उंगली भी हिलाने में असमर्थ हो गया। उसके अंदर का बेदो कौशल अचानक रुक गया। शक्ति ने शून्य को हिला दिया, हवा में एकत्रित हो गई, विशाल लहरें पैदा कर दी, जिससे अंतरिक्ष पानी की सतह जैसा लगने लगा, मानो कोई सच्चा ड्रैगन उसमें से निकलने का इरादा रखता हो। तरंगों ने वायु प्रवाह को सभी दिशाओं में फैला दिया, जिससे सैकड़ों मील ऊंची वायु प्रवाह की एक विशाल परत बन गई। आकाश और पृथ्वी अचानक धुंधले हो गए। गड़गड़ाहट। झू फी की हिलती पलकों के नीचे से एक विशाल उंगली निकली। उंगली पर न तो कोई बाल था और न ही कोई छिद्र, बिल्कुल जेड जैसी चिकनी। बस एक पो फैला हुआ, मानो आसमान में कोई 10,000 फुट ऊंचा पहाड़ क्षैतिज रूप से खड़ा हो। आकाश और सूर्य को अवरुद्ध करना अत्यधिक भयावह। क्या ये किस प्रकार की शक्ति है? झोंग लिन जमीन पर लेटा हुआ था, केवल उसकी आंखें ही हिल रही थीं। वह अपने ऊपर के भयानक दृश्य को देख रहा था। विशाल पर्वत शिखर जैसी दिखने वाली वह विशाल उंगली बाहर की ओर बढ़ती रही, तथा उसकी भयावह और अद्वितीय दमनकारी शक्ति ने संसार को अपने घेरे में ले लिया। हवा नहीं बह रही थी, बादल नहीं हिल रहे थे, और कई सौ मील के दायरे में ऐसा लग रहा था मानो प्रकाश भी हवा में लटका हुआ हो। दूर से देख रहे कई मार्शल कलाकार हवा में जम गए, प्रत्येक के चेहरे पर भय का भाव दिखाई दे रहा था। भागो, जल्दी भागो। क्या यह नहीं कहा गया था कि जुवानलिंग गुप्त क्षेत्र में केवल जुवानदान क्षेत्र के मार्शल कलाकारों को ही प्रवेश और निकास की अनुमति थी? वहां इतनी भयानक शक्ति कैसे हो सकती है? हम मर चुके हैं, हम मर चुके हैं, हम मरने वाले हैं।
ये शक्ति जुबानदान क्षेत्र, यिन यांग क्षेत्र, जीवन और मृत्यु क्षेत्र से कहीं अधिक है। किस क्षेत्र की परवाह है, बस भागो। हर किसी का दिल सदमे से दहाड़ उठा। वे अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। उन्हें डर था कि एक पल की भी देरी से वे कुचलकर मर जाएंगे। इस समय झू फी, जिसने इस आभा शक्ति का पूरा प्रहार झेला था, उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया था। उसके मुंह के कोने से लगातार खून रिस रहा था और उसका पूरा कंकाल चरमराहट की आवाज निकाल रहा था, मानो वह इस दबाव के कारण किसी भी क्षण ढह जाएगा। मरना। एक आवाज स्वर्ग से आए किसी आदेश की तरह शून्य में गूंजती हुई हजारों मील दूर आकाश में गूंज उठी। शक्तिशाली और भव्य, यह बादलों और आसमान को चीरता हुआ आगे बढ़ा। इस समय झू फी का पूर्व अहंकार कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी आंखें मृत्यु के भय से भरी हुई थीं। नहीं। आईओसी शेयर मूल्य का 98.6% सटीकता के साथ एआई विश्लेषण। पीपी स्टॉक। अचानक जेड पर्वत के समान सफेद उंगली झू फी की दहाड़ के बीच आसानी से टूटकर नीचे उतर गई। अगले ही पल एक असीम और भयानक शक्ति प्रस्फुटित हुई। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। अशांत वायु प्रवाह एक भयानक ध्वनि के साथ, मानो आकाश टूट रहा हो, गर्जना के साथ अंदर आया। वूश वूश। शून्य थोड़ा कांप उठा और थोड़ी देर बाद पहाड़ जितनी बड़ी वह विशाल उंगली गायब हो गई। फिर हवा चली, मानो पहले सब कुछ भ्रम था। केवल एक शानदार हरा पहाड़ अब दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे जमीन पर एक बड़ा गड्ढा बन गया था, जिसके तल से एक झरना पानी उगल रहा था। खांसी खांसी। झोंग लिन को मलबे के ढेर से बाहर निकलने में कठिनाई हुई। उसकी चोटें और भी गंभीर थीं। उसने अपने आसपास के वातावरण पर नजर डाली, खासकर जब उसने अपने सामने विशाल गड्ढा देखा तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। झोंग लिन, क्या तुम ठीक हो? यू शू शून्य से उड़ी और खून से लथपथ झोंग लिन को देखकर जल्दी से उसकी छाती से एक सुनहरा अमृत निकाला और उसे अपने मुंह में डाल लिया। जैसे ही अमृत उसके मुंह में गया, वह पिघल गया और एक औषधीय शक्ति तुरंत उसके पूरे शरीर में फैल गई। इस 8वीं कक्षा का अमृत। झोंग लिन स्वयं एक 7वीं श्रेणी का रसायनज्ञ था, जो अमृत के प्रति अत्यंत संवेदनशील था, और यूशु द्वारा उसे दिए गए अमृत की औषधीय शक्ति अत्यधिक थी, जो 7वीं श्रेणी के अमृत की तुलना में कहीं अधिक थी। घावों को ठीक करने के लिए 8वीं श्रेणी के अमृत का उपयोग करना, यहां तक कि झोंग लिन को भी लगा कि यह थोड़ा असाधारण था। उसकी चोटें गंभीर थीं, लेकिन ज्यादातर उसकी आध्यात्मिक उत्पत्ति की थकावट के कारण। जहां तक शारीरिक चोटों की बात है, ड्रैगन हाथी स्वर्ण शरीर की साधना से उसके मजबूत शरीर को कठोर होने के कारण उसे ठीक होने में ज्यादा समय नहीं लगा। यह 8वीं श्रेणी का अमृत काफी बेकार था। महामहिम, बचाव के लिए धन्यवाद। कुछ ही सांसों के बाद झोंग लिन को लगा कि उसकी चोटें कम से कम 30% ठीक हो गई हैं, और उसने यूशु को धन्यवाद देने के लिए अपने हाथ जोड़ लिए। मुझे शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं न होती तो तुम्हें इतनी बुरी तरह चोट नहीं लगती। मुझे तो झूफी से नफरत है। उसे टुकड़ों में न काटना ही उससे बचाना था। यूशु ने हाथ हिलाया। झूफी मर गया है। मृत, जितना मृत हो सकता है। महाराज, क्या मैं पूछ सकता हूं कि अभी जो उंगली थी? यूशु को देखते ही झोंग लिन की आंखें जल उठीं। यह शाही परिवार के पूर्वज द्वारा मुझे दिया गया एक जीवन रक्षक उपाय है। पूर्वज के एक वार की शक्ति उस जेड पेंडेंट में बंद है। जीवन और मृत्यु के क्षेत्र में पूर्वज की साधना के साथ झूफी धूल के समान तुच्छ थी, जिसे केवल एक उंगली ने कुचल दिया था। यूशु ने ठंडे स्वर में कहा, जीवन और मृत्यु का क्षेत्र, ये जीवन और मृत्यु का क्षेत्र है, सचमुच दुर्जय। झोंग लिन का दिल एक पल के लिए चौंक गया, फिर अंतहीन लालसा से भर गया। एक ही वार से ऐसी विश्व विनाशक शक्ति प्राप्त करना, इस प्रकार की युद्ध शक्ति उसकी कल्पना से कहीं अधिक थी। चेन जिया ने कहा था कि मार्शल आर्ट की साधना का अर्थ है स्वयं को निरंतर तोड़ते हुए दिव्यता की ओर बढ़ते रहना। इस महान क्षमता वाले जीवन मरण के क्षेत्र और दिव्यता में क्या अंतर है? बस एक उंगली से ये स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकता है। मार्शल आर्ट, एक दिन मैं भी इस पर पैर रखूंगा। झोंग लिन का दिल जोर से धड़क उठा। यूशु ने जमीन पर पड़े जेड पेंडेंट के पहले से ही टूटे हुए अवशेषों को उठाया। उसका चेहरा दर्द से भरा था। यह अफसोस की बात है कि पूर्वज ने मुझे जो जेड पेंडेंट दिया था, वह झूफी पर खर्च हो गया। जब मैं वापस आऊंगी तो सम्राट मुझे जरूर डांटेंगे। ये जीवन और मृत्यु के क्षेत्र में एक महान क्षमता का प्रहार था। कोई बात नहीं, चलो चलते हैं, अमृत बनाने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है।
झोंग लिन ने भी सिर हिलाया, अपनी आध्यात्मिक उत्पत्ति को प्रसारित किया, जो पहले से ही आधे से अधिक ठीक हो गई थी, और यू शू के साथ आकाश छोड़ दिया। झोंग लिन ने झूफी की हत्या के परिणामों के बारे में पूछताछ नहीं की। सबसे बुरी बात यह थी कि सत्य अनुयायी संप्रदाय उससे नाराज हो जाता, और अगर वे उसे पकड़ने नहीं भी आते तो भी झोंग लिन उन्हें ढूंढ ही लेता। मार्शल आर्ट में साधना शुरू करने के बाद से झोंग लिन ने कभी इतना बड़ा नुकसान नहीं उठाया था, और वह वास्तव में मरने के बहुत करीब था। उनके दिल से नफरत मिटाए बिना उनकी विरासत नष्ट नहीं होगी। कुछ घंटों बाद दोनों एक चट्टान पर पहुंचे, जहां एक दरार में एक छोटी सी गुफा खोली, फिर आभा को बाहर निकलने से रोकने के लिए एक बड़े पत्थर से प्रवेश द्वार को बंद कर दिया। झोंग लिन ने तुरंत कीमियागिरी शुरू नहीं की, बल्कि अपने घावों को ठीक करने के लिए ध्यान लगाया। 8वीं श्रेणी की उपचार गोलियों की औषधीय शक्ति प्रचुर थी, और इस शक्ति का उपयोग अपनी चोटों को ठीक करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी। स्वर्ण मूल गोली का शोधन मार्शल आर्ट के भविष्य के मार्ग के बारे में था, और इसमें कोई गलती नहीं होने दी गई थी। आधे दिन के बाद झोंग लिन ने धीरे से अपनी आंखें खोली, यू शू की ओर देखा, जो उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था, और सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है। इतनी जल्दी? झोंग लिन, कोई जल्दी नहीं है, गुप्त क्षेत्र के बंद होने में अभी भी कुछ समय है। तुम थोड़ी और तैयारी क्यों नहीं करते? या शायद गोल्डन ओरिजिन पिल के अमृत नुस्खे पर फिर से विचार करो। यू शू अब जल्दी में नहीं था, बल्कि उसने झोंग लिन को थोड़ी देर और इंतजार करने की सलाह दी। झोंग लिन मुस्कुराया और बोला, निश्चिंत रहो, गोल्डन ओरिजिन पिल भी मेरे लिए बहुत उपयोगी है, मैं इसके बारे में मजाक नहीं करूंगा। जैसे ही उन्होंने यह बात कही, उनके दाहिने हाथ की एक लहर से तारा गिरने वाला विशालकाय हंडा भंडारण कंगन से बाहर आ गया, और विशाल गोली भट्टी ने गुफा के अधिकांश भाग पर कब्जा कर लिया। ये सुनकर यू शू ने कुछ और नहीं कहा, और पृथ्वी सार दिव्य घास और स्वर्ण मूल फल सहित सभी तैयार औषधीय सामग्री निकाल ली। झोंग लिन ने सिस्टम पैनल पर नजर डाली, जहां गोल्डन ओरिजिन पिल कौशल लंबे समय से केंद्रित था, और एक ही आदेश से अनगिनत कौशल बिंदु उसमें उमड़ पड़े। इसके बाद इस अमृत को परिष्कृत करने के अनुभवों की बाढ़ आ गई, और पल भर में ही झोंग लिन ने गोल्डन ओरिजिन पिल को परिष्कृत करने के प्रमुख पहलुओं को पूरी तरह से समझ लिया। एक हल्की आह के साथ झोंग लिन के चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था, जिससे यू शू की चिंता काफी हद तक कम हो गई। एक विचार के साथ यिन खंडहर ड्रैगन फायर भड़क उठा, लौ जो गर्म लग रही थी लेकिन गुफा को भरने वाली ठंडी आभा से भरी हुई थी। ये वास्तव में यिन खंडहर ड्रैगन आग है। यू शू भी इस लौ को देखकर आश्चर्यचकित थी। तुम्हें भी पता है? हाँ, यिन खंडहर ड्रैगन अग्नि असामान्य अग्नि सूची में 80 दूसरे स्थान पर है। यह अग्नि यिन अग्नि है, जो अनंत सागर क्यूई और पृथ्वी फेफड़े यिन क्यूई द्वारा प्राकृतिक रूप से गढ़ी गई है, और रिटर्निंग खंडहर गुप्त शक्ति द्वारा गढ़ी गई है। यह एक समुद्री क्यूई यिन अग्नि है, जो पानी से नहीं बुझती, बल्कि उससे भी ज्यादा तेज जलती है, तांबे और लोहे को पिघलाकर चारों समुद्रों को भस्म कर सकती है। यू शू ने समझाया। असामान्य आग सूची, ये 10,000 साल पहले एक 9वीं कक्षा के रसायनज्ञ द्वारा लिखा गया था, और तब से कई लोगों द्वारा इसे परिष्कृत करके एक सूची बनाई गई है। इसमें दुनिया की सभी अजीबोगरीब आग शामिल है, और यिन खंडहर ड्रैगन फायर को 80 दूसरे स्थान पर दर्ज किया गया है। जब हम वापस आएंगे तो मैं आपको एक प्रति दूंगा। जुबानदान क्षेत्र में सफलता। आग की लपटें तेज हो गईं, गोली भट्टी के शीर्ष पर 3 पैरों के बीच एक लौ जल रही थी, जो एक सुंदर नीले रंग की दिखाई दे रही थी। झोंग लिन तारा गिरते विशालकाय कड़ाई के सामने पालथी मारकर बैठ गया। उसकी अभिव्यक्ति एक प्राचीन कुएं की तरह शांत थी, मानो वह कीमिया का अभ्यास नहीं कर रहा था बल्कि केवल भोजन पका रहा था। थोड़ी देर बाद झोंग लिन ने अपनी आंखें खोल ली, अपना दाहिना हाथ लहराया, और गोली भट्टी का ढक्कन उठा, जबकि आध्यात्मिक ऊर्जा में लिपटे सैकड़ों औषधीय तत्व अंदर फेंक दिए गए। हफ हफ, हुश हुश हुश। एक बड़ी आग भड़क उठी, हवा और बिजली एक साथ गरजने लगी। अभी तक ये भट्टी को गर्म करने के लिए आध्यात्मिक अग्नि का उपयोग कर रहा था, लेकिन अब यह मार्शल अग्निशोधन है, जो एक भयंकर ज्वाला के साथ इन आध्यात्मिक औषधियों से अशुद्धियों को निकालता है, और केवल शुद्धतम सार को छोड़ता है। ... 3 दिन बाद स्टार फॉलिंग जायंट कॉल्ड्रॉन के नीचे यिन खंडहर ड्रैगन फायर एक मुट्ठी के आकार तक सिकुड़ गया था। अब पहले की तरह भयंकर नहीं था, इसके बजाय एक हल्की बूंदाबांदी की तरह दिखाई दे रहा था। संपूर्ण गुफा अमृत की समृद्ध आभा से व्याप्त थी, जो उत्तरोत्तर घनी होती जा रही थी। यू शू अब चुपचाप बैठकर तमाशा नहीं देख रही थी, वह गुफा के प्रवेश द्वार पर पहरा दे रही थी,
अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करने वाले अनियमित पत्थरों द्वारा छोड़े गए किसी भी अंतराल को बंद कर रही थी। उसे डर था कि अमृत आभा लीक हो सकती है और अन्य मार्शल कलाकारों या कुछ राक्षस जानवरों को आकर्षित कर सकती है। मुख्य कारण ये था कि स्वर्ण मूल गोली में पृथ्वी आत्मा दिव्य घास थी, जिसका प्रभाव वंश वृद्धि पर था। क्या उन दो विषैले जानवरों ने इसके लिए भयंकर युद्ध नहीं किया था? अब जबकि पृथ्वी आत्मा दिव्य घास को अमृत में परिशोधित कर दिया गया था, तो कहा जा सकता था कि इसका प्रभाव पूरी तरह से साकार हो गया है। जरा सा भी रिसाव अज्ञात उथल पुथल पैदा कर सकता था। 1 और आधा दिन बीत गया। ये हो चुका है। झोंग लिन अचानक खड़ा हो गया। उसने यिन खंडहर ड्रैगन आग को बुझाने के लिए अपना हाथ लहराया और साथ ही गोली भट्ठी का ढक्कन उठा दिया। अजीब बात यह है कि जैसे ही अमृत अंततः संघनित हुआ, गुफा को भरने वाली अमृत की समृद्ध सुगंध तुरंत गायब हो गई, या यूं कहें कि यह सब समुद्र में वापस लौट गई और स्वर्ण मूल गोली में समा गई। झोंग लिन को ये कहते हुए सुनकर कि ये हो गया, यू शू तेजी से दौड़ी। उसकी आंखें अत्यधिक उत्साह से भरी हुई थीं और वह कढ़ाई के अंदर झांकने के लिए झुकी। छोटी सुनहरी फलियों जैसी दिखने वाली 3 अमृत गोलियां गोली भट्टी में चुपचाप पड़ी थीं। ये हो गया, क्या ये गोल्डन ओरिजिन पिल है? यू शू ने धीरे से कहा। 8 वर्ष की उम्र से मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हुए 16 वर्ष की उम्र में पारलौकिक पूर्णता तक पहुंचते हुए उसने हमेशा स्वयं को गोली के संघनन से आगे बढ़ने से रोका था, सिर्फ इसी दिन के लिए, है न? अब जैसे ही स्वर्ण सार की गोली उसके सामने प्रकट हुई, यू शू को ऐसा लगा जैसे यह एक सपना हो। वह गोली की भट्टी की ओर हाथ बढ़ा रही थी। उसे डर था कि सब कुछ एक भ्रम था। सभी 3 गोल्डन ओरिजिन फलों को गोलियों में परिष्कृत किया गया है, जो बुरा नहीं है। झोंग लिन जोर से हंसा, गोली की भट्ठी पर अपना हाथ पटका और भट्ठी के साथ आध्यात्मिक ऊर्जा का एक उछाल प्रसारित हुआ, जिससे तीनों गोलियां उछल गईं, मानो वे संवेदनशील हों और सभी जेड बोतल में एकत्र होने से पहले हवा में उड़ गईं। यू शू की निगाहें गोलियों पर टिक गईं और अंततः जेड की बोतल पर रुक गईं। बोतल को थोड़ा हिलाने पर तीनों गोल्डन ओरिजिन पिल्स अंदर लुढ़क गईं, एक दूसरे से टकराने लगीं, मानो वे सचमुच धातु से बनी हों। झोंग लिन ने मजाक में पूछा, तो क्या तुम आज भी आगे बढ़ोगे? हाँ, बिल्कुल करूंगी। मैंने इस दिन का 5 साल से इंतजार किया है। ये बस एक मानसिक झटका है, इसका मुझ पर कोई असर नहीं होगा, यू शू ने ऊंची आवाज में जवाब दिया। तो फिर सीधे शुरू करते हैं। मैं भी इस दिन का कब से इंतजार कर रहा था। वे दोनों स्वभाव से अनिर्णायक नहीं थे। झोंग लिन ने सीधे जेड बोतल से 2 गोल्डन ओरिजिन गोलियां निकाल लीं, शेष एक को डोंगहुआंग बेल में संग्रहित छोड़ दिया। यू शू ने पहले ही वादा किया था कि गोली बनने के बाद वह केवल एक गोली ही खाएगा, बाकी झोंग लिन पर छोड़ देगा। यद्यपि यू शू ने पहले भी उसकी जान बचाई थी, लेकिन झोंग लिन के बिना यू शू स्वर्ण मूल फल और पृथ्वी सार दिव्य घास प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पाता, और उन्हें गोलियों में परिष्कृत करना तो दूर की बात थी। जीवन रक्षक अनुग्रह का भुगतान बाद में किया जाएगा। पहले तुम जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और सफलता मिलने के बाद तुम मेरी रक्षा करोगे, यू शू ने कहा। ठीक है। झोंग लिन ने संकोच नहीं किया, क्योंकि दूसरों की सफलताओं को देखने से कोई जरूरी अनुभव नहीं मिलता था। आखिरकार उसने चेन जिया की स्मृति को आत्मसात कर लिया था, जिसमें उसकी सफलता की प्रक्रिया भी शामिल थी। वह चिकने पत्थर की पटिया पर पालथी मारकर बैठ गया, अपने भंडारण कंगन से एक गैदरिंग टॉप पिल निकाली और उसे निगल लिया। शीर्ष गोली को इकट्ठा करना एक शिखर के ऊपर 3 फूलों के अभिसरण का प्रतीक है, सार, आत्मा और जीवन शक्ति का विलय, जो जुबानदान क्षेत्र को तोड़ने के लिए आवश्यक है। अमृत उसके शरीर में प्रवेश करते ही तुरंत पिघल गया और औषधीय शक्ति की एक धारा उसके पूरे शरीर में प्रवाहित हो गई, जिससे पहले से शांत आध्यात्मिक ऊर्जा, क्यूई रक्त और दिव्य आत्मा अदम्य रूप से कांपने लगी। ये टोफू में नमकीन पानी मिलाने जैसा है। गैदरिंग टॉप पिल उस अंतिम महत्वपूर्ण घटक के रूप में कार्य करता है। 3 खजानों, सार, आत्मा और जीवन शक्ति के संघनन से निर्मित तथाकथित जुबानदान अंततः इस क्षण अंतिम उत्प्रेरक की प्रतीक्षा कर रहा था। धमाका। अनंत स्वर्ग और पृथ्वी सार क्यूई आगे बढ़े, बेतहाशा झोंग लिन की ओर दौड़े। बगल में खड़ी यू शू के विचारों में एक झिलमिलाहट थी और उसने अपने दाहिने हाथ की एक लहर के साथ चारों ओर बहुत सारे आत्मा पत्थरों को बिखेर दिया, जो तुरंत बिखर गए, घने आदिम क्यूई में बदल गए, जिन्होंने झोंग लिन को कसकर घेर लिया। वहां बैठे हुए झोंग लिन इस समय घने कोहरे में लिपटा हुआ लग रहा था, अस्पष्ट और मायावी, जिससे उसमें प्रवेश करना स्पष्ट रूप से कठिन हो गया था।
मार्शल आर्ट साधना में सूर्य, चंद्रमा और सितारों की शक्तियां शामिल होती हैं, जो सार, आत्मा और जीवन शक्ति को समाहित करती है। इस समय झोंग लिन का भौतिक शरीर, आध्यात्मिक ऊर्जा और दिव्य आत्मा शक्तिशाली रूप से एकत्रित हुए और गैदरिंग टॉप पिल के प्रभाव में एक में विलीन हो गए। अगले ही पल झोंग लिन जाग गया। उसने ऊपर आकाश की ओर देखा, अपना मुंह खोला और एक गोली धीरे से हवा में तैर गई, जिससे एक भारी आभा निकल रही थी। यह मन का ठीक वही जुवानदान था जिसे झोंग लिन ने अपने शरीर के भीतर बनाया था। हालांकि शुरू में यह मोटा था और अभी तक पूरी तरह गोलाकार नहीं था। जैसे ही वह प्रकट हुआ, हवाएं और बादल अचानक बदल गए। केंद्र में जुवानदान था। सैकड़ों मीटर के दायरे में मौजूद सभी स्वर्ग और पृथ्वी सार की उन्मत्तता से उस पर एकत्रित हो गए। जुवानदान क्षेत्र में सफलता _2। उसी समय आसपास का स्वर्ग और पृथ्वी सार क्यू अचानक बेचैन हो गया, गर्जना करने लगा और धधकती लपटों में परिवर्तित हो गया और जुवानदान के चारों ओर लिपट गया। भीषण गर्मी भयावह रूप से फैलने लगी। लपटों के भीतर तेजी से घूमते हुए प्रत्येक घुमाव से उसमें स्वर्णिम चमक की झलक मिलती। एक सच्ची गोली गहन मूल को संघनित करती है, आत्मा की अग्नि स्वर्ण कोर में परिष्कृत होती है। झोंग लिन ने शून्य में तैरते हुए अपने जुवानदान को गौर से देखा और वह स्वयं भी शून्य में पालथी मारकर तैर रहा था। उसका स्वभाव पारलौकिक और अलौकिक था। मानव शरीर की क्षमता सीमित है, केवल स्वर्ग से निरंतर शक्ति उधार लेकर ही कोई व्यक्ति बार बार सीमाओं को तोड़ सकता है तथा अधिक मजबूत और गहन क्षमता अर्जित कर सकता है। आध्यात्मिक शरीर को तपा देना ऐसा ही एक समय था और वर्तमान में जुआनदान का संघनन एक और है। सार, ऊर्जा और आत्मा के 3 खजानों को एक शून्य गोली में मिलाएं, फिर उसे शरीर के बाहर छोड़ दें। स्वर्ग और पृथ्वी के सार क्यूई से उत्पन्न आध्यात्मिक अग्नि का उपयोग करके उसे लगातार उसी तरह तपते रहें जैसे गोली भट्टी में अमृत को परिष्कृत किया जाता है, और अंततः उसे एक सच्चे और प्रामाणिक जुवानदान में बदल दें। स्वर्ग और पृथ्वी एक महान गोली भट्टी के रूप में कार्य करते हैं और जुवानदान उस भट्टी के भीतर का अमृत है। झोंग लिन इस प्रक्रिया से बहुत परिचित था। बेशक स्वर्णिम कोर को आध्यात्मिक अग्नि से संतुलित करना इतना आसान नहीं है। स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक अग्नि प्रचंड होती है। कोई भी छोटी सी चूक जुवानदान को बर्बाद कर सकती है, जैसे कीमिया में असफल होना और अंत में एक चुटकी राख में बदल जाना। कई लोग डर या तैयारी की कमी के कारण असफल हो जाते हैं। हल्के हताहतों को गंभीर चोटें आएंगी, जबकि गंभीर रूप से हताहतों की मौके पर ही मौत हो सकती है। जैसे लोकसिंह द्वीप समूह में फैंग लैन तलवार का स्वामी, जो एक सफलता के कारण असफल हो गया, केवल एक शून्य गोली को संघनित कर पाया। हालांकि उसके पास जुवानदान क्षेत्र की शक्ति का एक अंश था, फिर भी वह पारलौकिक क्षेत्र का ही हिस्सा था। सिर के ऊपर स्थित जुवानदान आदिकालीन क्यूई द्वारा निर्मित आध्यात्मिक अग्नि द्वारा परिष्कृत होकर न केवल जुवानदान को बल्कि झोंग लिन के भौतिक शरीर को भी संयमित कर रहा था। झोंग लिन जीवन सार के परिवर्तन को महसूस कर सकता था। उसके दिल में खुशी की लहर उठी, जीवन के सबसे मौलिक विकास की खुशी। समय रेत की तरह बहता गया। पलक झपकते ही लगभग 1 घंटा बीत गया। मूल रूप से उज्ज्वल जुवानदान अचानक शानदार सुनहरे प्रकाश में फूट पड़ा, जिसने अंधेरे को एक सच्चे सूरज की तरह रोशन कर दिया। झोंग लिन ने अब पूरी तरह से गठित जुवानदान को गौर से देखा। इस समय केवल जुवानदान को निगलने की आवश्यकता एक सफलता का संकेत थी। पारलौकिक क्षेत्र से जुवान गुआन क्षेत्र को पार करना, एक सच्चा जुवानदान क्षेत्र का पावरहाउस बनना, उस समय चेन जिया केवल इस स्तर पर था। इस समय झोंग लिन की निगाहें चमकदार सुनहरी रोशनी में घुस गईं और जुवानदान में देखने लगी। जुवानदान के ग्रेड होते हैं, जितना अधिक ग्रेड होता है उतना ही वह समान स्तर पर अधिक शक्तिशाली होता है, और यह क्षमता का भी प्रतिनिधित्व करता है। जुवानदान को संघनित करना स्वर्ग से शक्ति उधार लेने के समान है। नींव को पुनः मजबूत करना है। केवल गहन क्षमता ही किसी को आगे बढ़ने की अनुमति दे सकती है। किसी ऊंची इमारत की तरह पर्याप्त गहरी नींव होने पर ही इमारत को ऊंचा बनाया जा सकता है। जुवानदान का वर्गीकरण स्वर्णिम प्रकाश की तीव्रता पर आधारित है। सोने की तथाकथित अमर प्रकृति और उसकी मिश्रित प्रकृति भी ऐसी ही है। जुवानदान का सबसे निचला ग्रेड 9वां ग्रेड है, जिसमें मंद सुनहरा प्रकाश होता है। गुणवत्ता जितनी अधिक होगी, स्वर्णिम प्रकाश उतना ही अधिक प्रबल होगा। ऐसा कहा जाता है कि प्रथम श्रेणी के जुवानदान को अमर स्वर्ण कोर के रूप में भी जाना जाता है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि वह सोने की अमर प्रकृति है और भव्य ब्रह्मांड में स्वतंत्र है। इसका सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण रक्षा में है। जुवानदान क्षेत्र के मार्शल कलाकारों की झड़पें एक दूसरे के जुवानदान को नष्ट करने के इर्द गिर्द घूमती हैं।
अगर जुबानदान बिखर जाए तो अगर कोई बच भी जाए तो वह बर्बाद हो जाता है। निम्न श्रेणी के जुबानदान को आसानी से तोड़ा जा सकता है, जबकि उच्च गुणवत्ता होने पर यह उतना ही कठोर होता है। प्रथम श्रेणी के अमर स्वर्ण कोर के अविनाशी होने का दावा किया जाता है, यह इससे बिल्कुल स्पष्ट है। झोंग लिन ने अपने जुबानदान को देखा, जो मुश्किल से सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था, और उसके दिल में थोड़ी सियाह निकली। वास्तव में 7वीं कक्षा का जुबानदान। 7वीं श्रेणी के जुबानदान को संक्षिप्त करना पहले से ही झोंग लिन की अपेक्षाओं के अनुरूप था, क्योंकि सार, ऊर्जा और आत्मा के 3 खजानों में से वह केवल सार में ही श्रेष्ठ था। आखिरकार, चाहे वह ड्रैगन हाथी स्वर्ण शरीर के साथ भौतिक शरीर को तैयार करना हो या आत्मा भ्रूण क्षेत्र में गठित 5 तत्वों की आत्मा शरीर, दोनों ने भौतिक शरीर के क्यूई रक्त को निखारा। ऊर्जा पहलू की खेती उनकी स्वयं निर्मित 5 तत्व मिश्रित सार कौशल के माध्यम से की गई थी, जो पृथ्वी स्तर की साधना तकनीक तक ही पहुंच पाई थी। आत्मा पहलू को बिना किसी उत्कृष्ट विशेषता के अमृत द्वारा ऊपर की ओर बढ़ाया गया था। 7वीं श्रेणी के जुबानदान को संघनित करना पहले से ही स्वर्ग का आशीर्वाद था। दुनिया के अधिकांश मार्शल कलाकार केवल निचले तीसरे ग्रेड के जुबानदान को संघनित करते हैं, जैसे कि हेवन पवेलियन के पवेलियन मास्टर झांग शाओरोग। हर कोई स्वर्गीय स्तर की साधना तकनीकों का अभ्यास नहीं करता, सर्वोच्च स्तर की आत्मा की गोलियों का सेवन नहीं करता, तथा पवित्र भूमि के शिष्यों की तरह सर्वोच्च दृष्टांतों पर ध्यान नहीं करता। निम्न तृतीय श्रेणी के जुबानदान ही आदर्श हैं। उसके मन को स्थिर करना, उसकी आत्मा को दृढ़ करना। झोंग लिन ने अपना मुंह खोला और सांस ली। घूमता हुआ जुबानदान तुरंत मंद हो गया, धीरे धीरे उसके सामने स्थिर हो गया, भौतिक शरीर की परवाह किए बिना सीधे डेंटियन में वापस आ गया। जिस समय जुबानदान ने अपनी स्थिति पुनः संभाली, झोंग लिन का आभामंडल नाटकीय रूप से बढ़ गया। स्वर्ग और पृथ्वी आत्मा अग्नि स्वर्ण कोर को परिष्कृत करती है। मेरा भाग्य मेरा है, स्वर्ग द्वारा निर्धारित नहीं। जुबानदान अंततः बन गया है, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। झोंग लिन की आंखें दिव्य प्रकाश से चमक उठीं और उन्होंने सीधे तैयार स्वर्ण मूल फल को निगल लिया। अमृत तुरंत ही पिघल गया और एक सुनहरी धारा फूट पड़ी, जैसे कोई गरजता हुआ अजगर समुद्र में प्रवेश कर रहा हो और सीधे डेंटियन की ओर बढ़ रहा हो और फिर 7वीं श्रेणी के जुबानदान में विलीन हो गया। गड़गड़ाहट। इस समय मूल रूप से मंद जुबानदान अचानक एक धधकते सूरज की तरह लग रहा था, जो अनंत प्रकाश और दिन बिखेर रहा था, और चिलचिलाती सुनहरी रोशनी पूरे डेंटियन को रोशन कर रही थी। स्वर्ण मूल अमृत की शक्ति के सहारे जुबानदान उत्तरोत्तर तेजस्वी और भव्य होता गया। स्वर्ग और पृथ्वी का सार क्यूई, जो बिखर गया था, अचानक फिर से उमड़ पड़ा, पहले से भी ज्यादा विशाल। यहाँ तक कि औसत यूशु की आंखें भी अत्यंत चमकदार थीं, जो गोल्डन ओरिजिन पिल के प्रभाव के लिए उत्साह से भरी हुई थीं। एक विचार के साथ एक आधा मानव लंबा लौकी हाथ में दिखाई दिया। हथेली कांप गई, लौकी सीधे टूट गई, जिससे एक तरल पदार्थ प्रकट हुआ जो मर्दाना शक्ति को प्रकट कर रहा था। सफेद जहर की तरह यह कोई और नहीं बल्कि आदिम तरल अमृत था। अमृत प्रकट हुआ और झोंग लिन द्वारा सीधे आकर्षित किया गया, जो उभरती हुई आदिम क्यूई में परिवर्तित हो गया और फिर पूरी तरह से अवशोषित होकर जुबानदान में भेज दिया गया। सिजल। यह एक अग्नि पर्वत की तरह था जिस पर पतली हवा से तेल की एक झील डाली गई थी, और झोंग लिन के जुबानदान पर सुनहरा प्रकाश अधिक से अधिक चमकदार हो गया। इस समय झोंग लिन का जुबानदान एक बार फिर रूपांतरित हो गया, जिससे अमर गर्भाधान की आभा उत्पन्न हुई। और गोल्डन कोर के परिवर्तन के दौरान झोंग लिन के भौतिक शरीर में भी एक और दौर का तपन हुआ, जिससे अंततः भौतिक जीवन काल में वृद्धि हुई। इस समय झोंग लिन ने केवल यह महसूस किया कि जुबानदान भौतिक शरीर के साथ विलीन हो गया है, एक रहस्यमय अस्तित्व बन गया है। वह महसूस कर सकता था कि उसका जीवनकाल फिर से बढ़ रहा है, एक सहस्राब्दी तक पहुंच रहा है। जुबानदान के साथ विलय के दौरान उसका भौतिक शरीर अधिक शक्तिशाली हो गया तथा एक भयानक रूप से शक्तिशाली क्षेत्र में पहुंच गया। त्वचा का हर इंच, मांसपेशियों और हड्डियों का हर इंच बदल गया, रक्त गाढ़ा हो गया तथा दिल की प्रत्येक धड़कन ढोल की तरह गूंजने लगी। ये किया जाता है, यूशु ने आश्चर्य से कहा। झोंग लिन ने भी अपनी आंखें खोली, धीरे धीरे खड़ा हुआ, अपने डेंटियन में जुबानदान की सुनहरी रोशनी को महसूस किया और उसके पूरे शरीर में बढ़ती शक्ति। मदद नहीं कर सका लेकिन थोड़ा मुस्कुराया। झोंग लिन, कौन सा ग्रेड? क्या तुमने अल्टीमेट ग्रेड जुबानदान को संक्षिप्त किया है? यूशु ने उत्साह से पूछा।
झोंग लिन ने सहज रूप से अपने डेंटियन में जुवानदान को महसूस किया। जुवानदान पूरी तरह से चमकदार था, सुनहरा प्रकाश बिखेर रहा था। केवल कुछ मामूली असमानता थी, जैसे कि सफेद जैड के टुकड़े पर एक धब्बा। हालांकि बड़ा नहीं था, लेकिन यह एक जुनूनी मजबूरी की भावना दे रहा था। दूसरा ग्रेड। मैं जानता था, द्वितीय श्रेणी जुवानदान अद्भुत पवित्र भूमि के कुछ सच्चे शिष्य भी द्वितीय श्रेणी जुवानदान को संक्षिप्त नहीं कर सकते। यू शू ने उत्साह से कहा। बहुत बुरा हुआ कि इसमें अभी भी कमी है, प्रथम श्रेणी को संक्षिप्त नहीं किया जा सका। झोंग लिन ने अफसोस के साथ कहा। आप क्या सोच रहे हैं? प्रथम श्रेणी के जुवानदान को अमर स्वर्ण कोर होने का दावा किया जाता है। पृथ्वी आत्मा दिव्य घास की वृद्धि के साथ भी स्वर्ण मूल गोली स्वर्ग को चुनौती देने वाले भाग्य को उलट नहीं सकती। द्वितीय श्रेणी का होना पहले से ही अच्छा है। यू शू ने झोंग लिन को देखा, क्योंकि एक लूज कल्टीवेटर मार्शल कलाकार द्वारा द्वितीय श्रेणी का जुवानदान बनाना कुछ ऐसा था जिससे पवित्र भूमि के शिष्य भी ईर्ष्या से भर जाते। फिर भी वह संतुष्ट नहीं था तथा प्रथम श्रेणी की उम्मीद कर रहा था। झोंग लिन ने धीरे से मुस्कुराकर खंडन नहीं किया। मेरी बारी झोंग लिन, मेरे रक्षक बनो, मैं भी तोड़ना चाहता हूँ। ठीक है। झोंग लिन ने सिर हिलाया और पहरा देने के लिए गुफा के प्रवेश द्वार की ओर कदम बढ़ाया। यू शू ने गहरी सांस ली। तुरंत शुरू नहीं किया, बल्कि पहले स्टोरेज ब्रेसलेट से बड़ी मात्रा में स्पिरिट स्टोन्स और प्राइमर्डियल लिक्विड नेक्टर निकाला और उन्हें अपने सामने रख दिया। इसके बाद वह पालथी मारकर बैठ गई और उसी प्रक्रिया का पालन करते हुए सबसे पहले गैदरिंग टॉप पिल को अपने पेट में ले लिया। झोंग लिन ने अपनी आंखों से सामने के दृश्य को देखा, फिर सफलता के बाद होने वाले परिवर्तनों को महसूस करते हुए अपनी आत्मा को जुआनदान में डुबो दिया। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन स्वाभाविक रूप से दीर्घायु था। जुवानदान क्षेत्र की सफलता ने झोंग लिन के जीवनकाल को एक सहस्राब्दी तक पहुंचने में सक्षम बनाया, जिससे वह वास्तव में पुराने राक्षस स्तर पर पहुंच गया। ध्यान रखें, झोंग लिन अभी 30 वर्ष की आयु तक नहीं पहुंचा था। ऐसे जीवनकाल को वास्तव में दीर्घकालीन कहा जा सकता है। इसके बाद उसकी अपनी शक्ति थी। जुवानदान का निर्माण सार, ऊर्जा और आत्मा के 3 खजानों को मिलाकर किया गया था। अब पहले की तरह क्यूई रक्त, आध्यात्मिक उत्पत्ति और दिव्य आत्मा की शक्ति का क्षय नहीं हो रहा था, बल्कि एक में विलय हो रहा था, एक नई शक्ति बन रहा था। साथ आओ और शिष्य बनो। अंततः बाहर अचानक से कम होते स्वर्ग और पृथ्वी सार क्यूई को महसूस करते हुए यू शू ने चुपचाप अपने दिल में राहत की सांस ली। आखिरकार उसे उन भयानक राक्षस जानवरों का सामना नहीं करना पड़ा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, यू शू ने अपने डेंटियन में जुवानदान को महसूस किया जो सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था, और उसके चेहरे पर एक मुस्कान उभर आई जिसे वह छिपा नहीं सकी। उसकी आंखें खुशी से अर्धचंद्राकार हो गईं। गोली द्वितीय श्रेणी बन गई, पवित्र भूमि की सच्ची विरासत के बराबर। किसी देश की राजकुमारी साधारण मार्शल कलाकारों के लिए उच्च दर्जा रखती है, लेकिन एक पवित्र भूमि के लिए वह एक शहर के समान है, और वह भी बहुत दूरस्थ। पूर्वी उजाड़ के 10 क्षेत्र, केवल तलवार क्षेत्र ही सैकड़ों देशों को नियंत्रित करता है, और स्वर्गीय सागर देश उनमें से सिर्फ एक है। इसके अलावा ये सबसे दूरस्थ और सबसे कमजोर क्षेत्रों में से एक है। अब जब वह गोली निर्माण में द्वितीय श्रेणी में पहुंच गई है, तो उसकी क्षमता की तुलना पवित्र भूमि की सच्ची विरासत से की जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब उसके पास पवित्र भूमि में शामिल होने का अवसर है। सहज रूप से उसने अपने बगल में झोंग लिन की ओर देखा। उसके होंठ थोड़े सिकुड़ गए। झोंग लिन, भविष्य के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? झोंग लिन ने यू शू की ओर देखा और सहजता से जवाब दिया, मैंने अभी तक इसके बारे में नहीं सोचा है, बस एक बार में एक कदम उठाओ। तो फिर तुम मेरे पीछे चलकर गुरु की खोज क्यों नहीं करते? एक गुरु की तलाश। हाँ, तुम भी गोली निर्माण में द्वितीय श्रेणी में पहुंच गए हो। तुम्हारी क्षमता असीम है, सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो। अगर तुम बाहर भटकते रहोगे तो ये तुम्हारी प्रतिभा का नाश होगा। क्यों न तुम मेरे साथ स्वर्गीय तलवार की पवित्र भूमि में एक गुरु की तलाश में चलो? यू शू ने उत्साह से कहा। झोंग लिन ने सवाल किया, क्या स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि मेरे जैसे किसी व्यक्ति को स्वीकार करेगी जिसने इसे आधे रास्ते से उठाया है? संप्रदाय जितना बड़ा होता है, उतना ही अधिक वे अपने शिष्यों को विकसित करना पसंद करते हैं, क्योंकि वफादारी की गारंटी तो होती ही है। झोंग लिन, एक ढीले साधक पृष्ठभूमि से होने के कारण तथा कौशल युक्त गुरु की तलाश में होने के कारण जरूरी नहीं कि उसे तरजीह दी जाए। तुम अपने आप को बहुत कम आंकते हो, है ना?
यू शू ने आंखें घुमाई और कहा, द्वितीय श्रेणी की गोली संरचना, सातवीं श्रेणी की कीमियागर और तलवार की मंशा को समझने के साथ, स्वर्गीय तलवार की पवित्र भूमि में इतनी ताकत के साथ आप संत उत्तराधिकारी की उपाधि के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। बस आप में तकनीकों की कमी है, जो पवित्र भूमि में शामिल होने के बाद कोई समस्या नहीं है। आपकी योग्यता को देखते हुए क्या आपको नहीं लगता कि पवित्र भूमि के बुजुर्ग आपको अपना शिष्य बनाने के लिए उत्सुक होंगे? आओ हम साथ साथ चलें, आपसी सहयोग से काम करना हमारे लिए अच्छा रहेगा। क्या आपके पास अंदर जाने का कोई रास्ता है? हमारा स्वर्गीय सागर देश स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि से संबद्ध है और शाही परिवार से हर पीढ़ी में किसी न किसी को पवित्र भूमि में प्रवेश दिया जाता है। अब चूंकि मैं गोली निर्माण में द्वितीय श्रेणी में पहुंच गया हूं, इसलिए मैं बिना मूल्यांकन के भी इसमें शामिल हो सकता हूं। जहां तक तुम्हारी बात है, जब हम लौटेंगे तो मैं पिताजी से तुम्हारी सिफारिश करवाऊंगा। मूल्यांकन के लिए जगह पाना आसान है, यूशु ने गर्व से कहा। तो फिर धन्यवाद। झोंग लिन के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि में शामिल होना उसके लिए बहुत सौभाग्य की बात थी। आखिरकार पवित्र भूमि के संसाधनों की तुलना साधारण ताकतों से नहीं की जा सकती। चलो अब वापस चलें। यूशु एक तूफानी चरित्र का होने के कारण झोंग लिन को स्वर्गीय सागर शाही शहर में वापस ले जाने वाला था। मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं किसी और के बाहर आने का इंतजार कर रहा हूं। ठीक है। दोनों अपने बगल में एक छोटी पहाड़ी पर उतरे। झोंग लिन की निगाहें शून्य में द्वार पर टिकी थीं, चुपचाप प्रतीक्षा कर रही थीं। हालांकि झोंग लिन का दिल भी थोड़ा बेचैन था। उसे यकीन नहीं था कि क्या लॉन्ग झाओ जीवित वापस आ पाएगा, क्योंकि यह जुवानलिंग गुप्त क्षेत्र बेहद खतरनाक था। यहाँ तक कि एक रहस्यमय कलाकृति को पकड़े हुए भी वह निश्चित नहीं हो सका। वह इस कनिष्ठ शिष्य के बारे में काफी चिंतित थे, क्योंकि दिल पत्थर के नहीं होते और इतने लंबे समय तक साथ रहने के कारण उनमें कुछ स्नेह भी था। हुश हुश हुश। गुप्त क्षेत्र के द्वार से आकृतियां बाहर निकली और यह स्पष्ट था कि उनमें से अधिकांश खराब स्थिति में थीं। या तो गंभीर रूप से घायल या मानसिक रूप से थके हुए। पीले रंग के अव्यवस्थित आभा के साथ कुछ लोग बड़ी मुश्किल से बाहर निकलने में कामयाब रहे और अंततः जमीन पर बेहोश हो गए, मुश्किल से जीवन बचा पाए। हालांकि कुछ उत्कृष्ट स्थिति में भी थे, जिनकी ताकत प्रवेश से पहले की तुलना में काफी बढ़ गई थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, अधिक से अधिक मार्शल कलाकार गुप्त क्षेत्र से बाहर निकल गए, लेकिन झोंग लिन का दिल और भी गहरा होता गया। अचानक एक परिचित आकृति उड़कर बाहर आई और आसपास के वातावरण को देखते हुए झोंग लिन पर नजरें गड़ा दी। वरिष्ठ भाई लॉन्ग झाओ का चेहरा खुशी से भरा हुआ था जब वह आगे बढ़ा और उड़कर ऊपर आया। झोंग लिन के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। लॉन्ग झाओ पर अस्पष्ट आभा को महसूस करते हुए उसने पूछा, गोली को ठोस बना दिया, किस ग्रेड का? हे 5वीं कक्षा। लॉन्ग झाओ गर्व से भरा हुआ था, उसकी आंखें मुस्कुराहट से भरी हुई थीं। इतना खराब भी नहीं। झोंग लिन ने स्वीकृति में सिर हिलाया। 5वीं कक्षा का जुबानदान वाकई अच्छा होता है। हर कोई झोंग लिन और यूशु जैसा नहीं होता, जो पहले पृथ्वी सार दिव्य घास प्राप्त करता है और फिर स्वर्ण मूल फल पाता है। इन दोनों चीजों के बिना झोंग लिन की गहरी नींव के बावजूद वह ज्यादा से ज्यादा 7वीं कक्षा का जुबानदान ही बन पाता। जुबानदान के निचले तीसरे ग्रेड औसत व्यक्ति के लिए है, मध्य तीसरे ग्रेड पहले से ही असाधारण प्रतिभा का प्रतीक है, और जहां तक ऊपरी तीसरे ग्रेड की बात है, वे फीनिक्स पंख और गेंडा सीन की तरह दुर्लभ हैं। ये स्पष्ट था कि गुप्त क्षेत्र में लॉन्ग झाओ का अपना सामना हुआ था, जिससे अंततः वह 5वीं श्रेणी की गोली बन गया, और एक साधारण संप्रदाय में 5वीं श्रेणी का जुबानदान पहले से ही किसी को प्रतिभाशाली स्तर पर रखता है। क्या आप एक ढीले साधक नहीं हैं? आपके पास कब से एक कनिष्ठ शिष्य है? यूशु, जो अभी तक कुछ नहीं बोला था, अचानक बीच में बोल पड़ा। आप 17वीं राजकुमारी हैं। लॉन्ग झाओ ने भी यूशु की पहचान ली और उत्सुकता से झोंग लिन को देखा, इस बात से हैरान था कि ये दोनों एक साथ कैसे आ गए। यूशु, मैं तुम्हें परिचय करा दूं, ये लॉन्ग झाओ है। वह मुझे सीनियर भाई क्यों कहता है, यह एक लंबी कहानी है। झोंग लिन ने संक्षेप में अपने और लॉन्ग झाओ के बीच के रिश्ते के बारे में बताया। यूशु को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। ऐसी बातें बहुत आम थीं, क्योंकि कई संप्रदाय जैसे समुद्र दमन संप्रदाय चुनिंदा शिष्यों को कुछ बुनियादी कौशल सिखाते थे, जो कोई दुर्लभ घटना नहीं थी। इसके अलावा समुद्र दमन संप्रदाय के पतन के बाद वास्तव में चिंता करने के लिए कुछ भी नहीं था। यूशु ने मुस्कुराते हुए लॉन्ग झाओ की ओर देखा और कहा, समुद्र दमन संप्रदाय का पुनर्निर्माण कोई आसान काम नहीं है,
केवल जुवानदान क्षेत्र की साधना से यह अभी भी थोड़ा कमजोर है। लेकिन तुम्हारा भाग्य सचमुच अच्छा है। झोंग लिन से मिलने और ड्रैगन हाथी स्वर्ण शरीर की साधना करने के बाद अब विलुप्त हो चुके समुद्र दमन संप्रदाय के साथ एक बंधन बनाने के बाद उसकी मदद से तुम न केवल अतीत का गौरव वापस ला सकते हो, बल्कि तुम्हारे द्वारा स्थापित नया समुद्र दमन संप्रदाय उससे भी आगे निकल सकता है। लॉन्ग झाओ ने न केवल इस पर विश्वास किया, बल्कि भारी सिर हिलाते हुए कहा, वरिष्ठ भाई एक स्वर्गीय प्रतिभा है, मैं वास्तव में बहुत भाग्यशाली हूँ। चल द झोंग लिन चापलूसी सुनने के लिए तैयार नहीं था और हवा में उड़ गया। लॉन्ग झाओ और यूशु ने भी ऐसा ही किया। दूसरी ओर रिटर्निंग ट्रुथ सेक्ट के एल्डर हुओ होंग ने मार्शल कलाकारों को लगातार गुप्त क्षेत्र से निकलते हुए देखा। उनका रंग गहरा और अधिक अप्रिय होता जा रहा था। जब तक गुप्त क्षेत्र का द्वार बंद नहीं हुआ, झू फी की आकृति अभी भी प्रकट नहीं हुई थी। उस पल हुओ होंग की उम्मीद आखिरकार खत्म हो गई। जुवानलिंग गुप्त क्षेत्र हर 300 साल में एक बार खुलता है, 1 महीने तक चलता है और 1 महीने के बाद हर किसी को, चाहे वह कहीं भी हो, गुप्त क्षेत्र से जबरन निकाल दिया जाता है। यदि गुप्त क्षेत्र बंद होने पर भी कोई प्रकट नहीं होता है, तो इसका केवल एक ही कारण है, वह पहले ही अंदर मर चुका है। अरे ये कौन हो सकता है? हुओ होन गुस्से में दहाड़ा। झूफी जुवानदान क्षेत्र के शिखर पर लौटते सत्य संप्रदाय का पहला सच्चा उत्तराधिकारी था, जो उच्चतर यिन यांग क्षेत्र में पहुंचने से बस एक कदम दूर था। ऐसी साधना के साथ उसे जुवानलिंग गुप्त क्षेत्र में अजेय होना चाहिए था, फिर वह भीतर ही क्यों नष्ट हो गया? और गड़गड़ाहट की गति, वह कौन था? झूफी को किसने मारा? हुओ होन की अभिव्यक्ति अप्रत्याशित रूप से बदल गई जब उसने अपनी निगाहें गुप्त क्षेत्र से उभरे विभिन्न गुटों के शिष्यों पर टिका दी। हालांकि अवलोकन करने पर उन्होंने पाया कि अन्य गुटों को भी हताहत होना पड़ा, लेकिन वे पिछले वर्षों की तरह महत्वपूर्ण नहीं थे। इससे वह और भी उलझन में पड़ गया। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि उसके शिष्य को किसने नुकसान पहुंचाया होगा। ये जानना जरूरी है कि झूफी जुवानमिंग संप्रदाय के सर्वोच्च सच्चे शिष्य थे। चाहे उनकी साधना तकनीकें हों, युद्ध कलाएं हों या उनके शरीर पर मौजूद अमृत, वे सभी सर्वोच्च स्तर के थे, कुछ पवित्र भूमि के शिष्यों से ज्यादा अलग नहीं। इसलिए यदि किसी गुट से झूफी को निशाना बनाया जाता तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ता, यदि यह पूर्ण युद्ध होता। लेकिन चाहे वह जुवानजियाओ संप्रदाय हो, जुवानमिंग संप्रदाय हो, नाइट्सनैक संप्रदाय हो या कोई अन्य संप्रदाय हो, हताहतों की संख्या में बहुत अधिक अंतर नहीं था। जुवानजियाओ संप्रदाय हमेशा हमारे जुवानमिंग संप्रदाय के साथ मैत्रीपूर्ण रहा है। भले ही युवा पीढ़ी के बीच कुछ मनमुटाव हो, वे झूफी के प्रति इतने क्रूर कभी नहीं होते। हुओ होंग ने मन ही मन प्रत्येक गुट को काटते हुए विचार किया। बड़े हुओ, हमने झूफी को क्यों नहीं देखा? क्या वह उस गुप्त क्षेत्र में नष्ट हो गया होगा? जुयुन संप्रदाय के क्लाउड नान एल्डर ने हुओ होंग को चिढ़ाते हुए देखा। हालांकि अपने शब्दों के बावजूद वह झूफी को गुप्त क्षेत्र से वापस न आते देख वास्तव में आश्चर्यचकित था। वह झूफी को अच्छी तरह से जानता था, जो जुवानमिंग संप्रदाय का शीर्ष सच्चा शिष्य था, जिसके पास गहन साधना और महान शक्ति थी, और वह इस बात से ईर्ष्या करता था कि जुवानमिंग संप्रदाय को इतनी आशाजनक प्रतिभा कैसे प्राप्त हुई। हुओ होंग का चेहरा तनावग्रस्त बना रहा और उसने बिना कुछ बोले ठंडी सांस छोड़ी। ये देखकर एल्डर क्लाउड नान ने अपना मजाक बंद कर दिया, यह महसूस करते हुए कि यदि जूफी वास्तव में गुप्त क्षेत्र में मर गया था, तो एक भी उकसावे से एल्डर हुओ होंग लड़ाई में शामिल हो सकते हैं। यदि ये लड़ाई की बात आती तो वह निश्चित रूप से एल्डर हुओ होंग का मुकाबला नहीं कर सकता था। फिर भी उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थी, क्योंकि अगर झूफी मर जाती तो जुवानमिंग संप्रदाय के संसाधन बर्बाद हो जाते और उन्हें ठीक होने में कम से कम दशकों लग जाते। गुप्त क्षेत्र में वास्तव में क्या हुआ था? क्या झूफी का सामना एक अपराजय राक्षस से हुआ था, या ये केवल प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच एक खतरनाक मुठभेड़ थी? हुओ होंग की भौहें गहरी सिकुड़ गईं जब वह सोचने लगा। उसे क्रोध और असहायता की भारी लहर महसूस हुई, लेकिन उन्हें भी इस स्पष्टीकरण पर विश्वास करना कठिन लगा। जुवानलिंग गुप्त क्षेत्र अनगिनत बार खोला जा चुका था, और हालांकि कुछ क्षेत्रों का अभी पूरी तरह से अन्वेषण नहीं हुआ था, फिर भी प्रमुख संप्रदायों ने बहुत पहले ही इसकी रूपरेखा बना ली थी। सावधानी बरतकर कोई भी आसानी से खुद को खतरे में नहीं डाल सकता। इसके अलावा झूफी की ताकत को देखते हुए अगर वह किसी दुश्मन को हरा नहीं पाता तो वह हमेशा बच निकल सकता था। क्या ये कोई ढीला कल्टीवेटर हो सकता है? हुओ होंग के दिमाग में एक अजीब विचार कौंधा, लेकिन उसने तुरंत अपना सिर हिलाकर उसे खारिज कर दिया।
आखिर एक लापरवाह साधक अपने शिष्य को मारने की क्षमता कैसे रख सकता है, विशेष रूप से झूफी के शीर्ष सच्चे शिष्य के दर्जे वाले किसी व्यक्ति को। धत्तेरी की। हुओ हॉन्ग उत्तेजित और क्रोधित हो गया, उसकी आंखें रक्त लाल हो गईं। अचानक उसकी नजर इधर उधर गई और एक परिचित आकृति उसकी नजर में आए, यू शू, जो खुशी से मुस्कुरा रहा था। यह उसकी है। किसी कारण से यू शू को देखकर हुओ हॉन्ग के दिल में एक तीव्र संदेह पैदा हो गया। झूफी की मौत निश्चित रूप से इस 17वीं राजकुमारी से जुड़ी थी। यद्यपि यह धारणा अविश्वसनीय लग रही थी, किंतु चूंकि यू शू ने झूफी के नीचे एक पूर्ण प्रमुख क्षेत्र यूनिलिंग क्षेत्र के पूरा होने पर ही गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया था, इसलिए उसके पास एक मजबूत अंतर्ज्ञान था। क्या ये सचमुच वही हो सकती है? स्वर्गीय सागर शाही परिवार और हमारे जुवानमिंग संप्रदाय में कभी नहीं बनती। अगर दोनों के बीच तुलनात्मक ताकत न होती जो स्वर्गीय सागर देश में उथल पुथल का फायदा दूसरों को उठाने से रोकती है, तो हम बहुत पहले ही मौत से लड़ चुके होते। अपनी परिकल्पना को कुछ हद तक अविश्वसनीय पाते हुए तथा उसमें कोई लक्ष्य न होने के बावजूद हुओ हॉन्ग ने ठंडे चेहरे को बनाए रखा और तेजी से तीनों का पीछा करते हुए आगे बढ़ गया। वरिष्ठ भाई, क्या आप सचमुच शिष्य बनने के लिए स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि पर जाने की योजना बना रहे हैं? अपने वरिष्ठ भाई के अचानक निर्णय से आश्चर्यचकित होकर लॉन्ग झाओ की आंखें चौड़ी हो गईं। झोंग लिन पहले से ही गोली बनाने में द्वितीय श्रेणी का और 7वीं श्रेणी का कीमियागर है। इतनी प्रतिभा के साथ क्या तुम अब भी बाहर एक आवारा साधक बने रहोगे? यू शू ने असंतुष्ट होकर कहा। क्या भटके हुए साधक? मेरा तो एक वैद्य वंश है, ठीक है। हमारे समुद्र दमनकारी संप्रदाय की अपनी विरासत है, लॉन्ग झाओ ने जवाब दिया। इसकी तुलना स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि से कैसे की जा सकती है? लॉन्ग झाओ ने अपना मुंह खोला, लेकिन अपने अभिमान के बावजूद ये दावा नहीं कर सका कि समुद्र दमनकारी संप्रदाय की विरासत स्वर्गीय तलवार की पवित्र भूमि से बढ़कर है। हारकर वह बस अपना सिर झुका सका। तुम इतने अदूरदर्शी हो, क्या तुम यह नहीं देख सकते कि मेरे साथ बाहर अपनी साधना में सुधार करो या स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि में शामिल होकर तेजी से आगे बढ़ो? यू शू ने मुंह बनाते हुए कहा। थोड़ी देर बाद लॉन्ग झाओ ने अपना सिर उठाया, सीधे झोंग लिन की ओर देखते हुए कहा, आह, गुरु हमेशा मुझसे कहते थे कि मैं जल्दी क्रोधित हो जाता हूं और मेरी सोच अदूरदर्शी है। उस समय मैं तर्क करता था, लेकिन अब लगता है कि वे सही थे। वरिष्ठ भाई, आगे बढ़ो और शिष्य बनो। मैंने अब मूल गठन प्राप्त कर लिया है और जल्द ही मैं वंशानुक्रम भूमि पर जाकर पीछे छूटी हुई संप्रदाय तकनीकों और संसाधनों की खोज करूंगा, जिससे तुम्हारी साधना अवश्य ही उन्नति करेगी। झोंग लिन ने हाथ हिलाते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है। वे संसाधन समुद्र दमन संप्रदाय के पुनर्निर्माण के लिए आरक्षित हैं और मेरे लिए नहीं है। वे होंगे, लॉन्ग झाओ ने दृढ़ता से कहा। मेरी क्षमता सीमित है, जबकि आप, वरिष्ठ भाई, एक विलक्षण प्रतिभा हैं, वास्तव में स्वर्ग के कृपापात्र हैं। यू शू सही कह रहे हैं। यदि आपकी साधना निर्वाण क्षेत्र या यहाँ तक कि पौराणिक राज क्षेत्र तक पहुँच जाती है, तो समुद्र दमन संप्रदाय का पुनर्निर्माण केवल एक शब्द प्रयास होगा। इन्हें सहायता के रूप में समझें। यू शू ने यह भी सलाह दी, झोंग लिन, मेरा सुझाव है कि आप सहायता स्वीकार कर लें। मैंने अपने पिता को कहते सुना है कि स्वर्गीय तलवार की पवित्र भूमि सामान्य संप्रदायों से भी ज्यादा प्रतिस्पर्धी है। उसी स्तर पर बेजोड़ बनने के लिए बड़े संसाधनों की आवश्यकता होती है। केवल संप्रदाय द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होगा, इसलिए कई सच्चे शिष्यों के पास बड़े राजवंशों का समर्थन है। आपको न केवल लॉन्ग झाओ का समर्थन स्वीकार करना चाहिए, बल्कि एक बार जब आप संप्रदाय में शामिल हो जाते हैं, तो अन्य शक्तियां आपके पास प्रस्ताव लेकर आएंगी। आपको उनके प्रस्ताव भी स्वीकार करने चाहिए, अन्यथा आप कदम चूक जाएंगे और पिछड़ जाएंगे। झोंग लिन ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। उसे स्वर्गीय तलवार की पवित्र भूमि की विशिष्ट स्थिति की पूरी जानकारी नहीं थी, लेकिन वह जानता था कि साधना में जितने ज्यादा संसाधन होंगे, उतना ही बेहतर होगा। तब मैं अचानक झोंग लिन ने अपना सिर घुमाया और बगल की ओर देखने लगा। यह क्या है? लॉन्ग झाओ और यू शू ने झोंग लिन की प्रतिक्रिया देखी और उसकी निगाहों का अनुसरण किया, लेकिन कुछ भी नहीं देखा। हालांकि कुछ सांसों के बाद उन्होंने बादलों को आगे बढ़ते और उमड़ते देखा, साथ ही हवा और गड़गड़ाहट की आवाज भी आ रही थी। जैसे जैसे बादलों का शोर बढ़ता गया, यू शू की अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आया। अच्छा नहीं, यह जुवानमिंग संप्रदाय का पवन और वज्र आंदोलन है।
विंड एंड थंडर मूवमेंट एक गुप्त उड़ान तकनीक है जो फ्लावर वॉक के समान है, जिसमें उड़ान के दौरान बादल घूमते हैं तथा साथ में गड़गड़ाहट की आवाज आती है तथा उसकी गति चौंकाने वाली बिजली के समान होती है। गुप्त लोक में यूशु ने अपने पूर्वज द्वारा जेड पेंडेंट में बंद की गई शक्ति का उपयोग झूफी को मारने के लिए किया था। इस प्रकार पवन और वज्र आंदोलन को देखकर उसे तुरंत एहसास हो गया कि जुवानमिंग संप्रदाय के लोग परेशानी खड़ी करने आ रहे हैं। चिंता मत करो, गुप्त क्षेत्र में झूफी के कंगन से उसके अमृत और आत्मा पत्थर लेने के अलावा हमने अन्य सभी टोकन, प्रतीकों और संदिग्ध वस्तुओं को नष्ट कर दिया, उन्हें एक चट्टान से नीचे फेंक दिया जिससे कोई सबूत नहीं बचा। यिन बुराई, ये गुई झेन संप्रदाय के एल्डहुओ होंग हैं, जिनके पास यिन यांग क्षेत्र की साधना है और उन्होंने पहले ही यिन ईविल गैंग क्यूई को संघनित कर लिया है। यूशु ने ध्वनि के माध्यम से गंभीर भाव से कहा, जुवानदान क्षेत्र साधना के 4 चरण हैं, प्रारंभिक चरण, मध्य चरण, अंतिम चरण और पूर्णता। जुवानदान क्षेत्र के बाद यिन यांग क्षेत्र आता है जिसके केवल 3 चरण हैं, यिन ईविल, यांग ईविल और गैंग फ्यूजन। जिसे यिन ईविल कहा जाता है वो स्वर्ग और पृथ्वी से यिन ईविल की शक्ति को अवशोषित करके उसके साथ विलय करके जुवानदान पूर्णता के बाद प्राप्त किया गया क्षेत्र है। जैसा कि पहले बताया गया है, मानव शरीर एक क्षणभंगुर मक्खी की तरह है जिसकी क्षमताएं सीमित हैं। ऊंचे लोकों में पहुंचने और निरंतर विकास करने के लिए व्यक्ति को स्वर्ग से शक्ति उधार लेनी पड़ती है। जुवानदान शरीर के सार, क्यूई और आत्मा के सम्मिलन से बनता है और अगले क्षेत्र में स्वर्ग और पृथ्वी की इन बुराई की शक्ति की तलाश करना, इसे जुवानदान में विलय करना, इसे उच्च स्तर तक विकसित करने की अनुमति देना शामिल है। झोंग लिन भी बोलते समय गंभीर लग रहे थे। जैसे जैसे कोई मार्शल आर्ट साधना में आगे बढ़ता है, क्षेत्र में अंतर उतना ही बढ़ता जाता है। जैसे स्वर्ग और पृथ्वी, बादल और कीचड़, अब स्तरों को पार करना और दुश्मनों को मारना पहले जितना आसान नहीं रह गया है। जुवानदान क्षेत्र अभी भी मानव शरीर के दायरे में है, जो केवल सा, क्यूई और आत्मा के सम्मिलन से शक्ति का उपयोग करता है। लेकिन यिन यांग क्षेत्र में, जहां जुवानदान स्वर्ग और पृथ्वी की इन बुराई की शक्ति के साथ विलीन हो जाता है, हर आंदोलन एक अजेय शक्ति है, ऐसा कुछ नहीं जिसे जुवानदान साधना झेल सके। गड़गड़ाहट, चिंगारियों और बिजली का एक रास्ता, गुई झेन संप्रदाय का हवा और बिजली का आंदोलन पहले से ही प्रभावशाली है। जैसे ही धुंध छंटी, हुओ होन की आकृति उन तीनों के सामने प्रकट हुई। यूशु एल्डहुओ होन को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि एल्डहुओ को क्या जरूरी काम है? VEDL शेयर मूल्य का 98.6% सटीकता के साथ AI विश्लेषण। स्टॉक एनालिसिस है। यूशु ने सलामी देते हुए आगे कदम बढ़ाया। उनका स्वर न तो विनम्र था और न ही अहंकारी, बल्कि शाही परिवार की गरिमा को प्रदर्शित करता था। हुओ होंग ने यूशु पर ठंडी नजर डाली और अचानक जोर से बोला, साहसी गद्दारों, मेरे गुई जेन संप्रदाय के शिष्य पर हमला करने और उसे मारने की हिम्मत करो, अपनी मौत पाओ। ऐसा कहते हुए उसने अपना पैर पटका, हवा और बिजली एक साथ चली और झोंग लिन और अन्य लोगों की ओर टूट पड़ी। भयानक गति ने किसी को भी इस बात पर कोई संदेह नहीं होने दिया कि टक्कर लगने पर क्या परिणाम होंगे। हालांकि तीनों ने पहले ही अपने जुवानदानों को संघनित कर लिया था, फिर भी उन्हें केवल मौत और विनाश का सामना करना पड़ सकता था। हवा और गड़गड़ाहट का प्रकोप था, मानो हजारों घोड़े आसमान में तूफान के साथ दौड़ रहे हों, आकाश को चीरते हुए उन्मत्त होकर आक्रमण कर रहे हों। वे दोनों सदमे से पीले पड़ गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हुओ होंग सीधे तौर पर हत्या की चाल का इस्तेमाल करेगा। यूशु गुस्से से चिल्लाया, हुओ होन, तुमने शाही परिवार पर हमला करने की हिम्मत की? क्या तुम शाही परिवार और अपने गुई झेन संप्रदाय के बीच युद्ध भड़काना चाहते हो? उसके बगल में खड़े झोंग लिन ने तुरंत हस्तक्षेप किया और एक मुक्का मारा। एक गर्जनापूर्ण ध्वनि सुनाई दी, जिसमें स्वर्ण ड्रैगन ऊर्जा के 100 से ज्यादा झांक शून्य से फूट पड़े। जहां भी स्वर्ण ड्रैगन ऊर्जा गुजरी, हवा में विस्फोट हो गया, जिससे हवा में तरंगों का एक दृश्य निशान बन गया। मेरे गुई झेन संप्रदाय के सच्चे शिष्य को मारने के बाद शाही परिवार तुम्हें नहीं बचाएगा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। हुओ होंग ने तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की, वह अभी भी हवा और गड़गड़ाहट के साथ आगे बढ़ रहा था, यहां तक कि झोंग लिन द्वारा छोड़े गए 100 झांक गोल्डन ड्रैगन ऊर्जा के सामने भी तिरस्कार दिखा रहा था। धमाका, हवा का एक झोंका आया, जिसने हवा को ड्रैगन की दहाड़ से भर दिया। एक विशाल सुनहरा ड्रैगन का सिर अनंत शक्ति के साथ आकाश से उतरा और हुओ होंग के शरीर की ओर टूट पड़ा। अगले ही पल झोंग लिन की आंखें सिकुड़ गईं,
हवा और गड़गड़ाहट के कारण सुनहरी ड्रैगन ऊर्जा हुओ हॉन के शरीर से ऐसे बिखर गई जैसे वह कभी अस्तित्व में ही न हो। बड़े भाई भागो, मैं उसे रोक लूंगा। इस समय लॉन्ग झाओ का चेहरा पीला पड़ गया था, फिर भी वह आगे की ओर उड़ गया, झोंग लिन को रोकते हुए एक दुखद अभिव्यक्ति दिखा रहा था। भाड़ में जाओ। झोंग लिन ने लॉन्ग झाओ को एक तरफ थप्पड़ मार दिया और सोचा, मैं अभी मरा नहीं हूं। मेरे सामने इस वीर बलिदान का क्या मतलब है? 5 तत्वों का घूर्णन, असंख्य ड्रैगन मौन। फुसफुसाती आवाज के साथ झोंग लिन से सुनहरी रोशनी निकली, उसकी आभा एक विशाल महासागर की तरह उठी, एक भयानक मुट्ठी आसमान की ओर उठी। उसके शरीर के चारों ओर 40,000 से ज्यादा एक्यूपॉइंट से तारों की रोशनी निकल रही थी, जो उसके भीतर गूंज रही थी। उसकी मुट्ठी का इरादा भ्रम से हकीकत में बदल रहा था और लगातार ठोस होता जा रहा था। स्वर्ग और पृथ्वी के श्वेत विस्तार के बीच सैकड़ों झांग लंबा एक विशालकाय ड्रैगन उभरा, कवच से बादल उगल रहे थे, उसके पैरों के नीचे 5 रंगों वाले शुभ बादल उठ रहे थे। ड्रैगन के उदय के साथ ही स्वर्ग और पृथ्वी में 5 तत्व कंपनित हो गए। झोंग लिन ने 5 तत्वों के मिश्रित सार विधि के साथ ग्रेट साइकिल 10,000 ड्रैगन्स रिटर्निंग टू एक्यूपॉइंट स्किल को निष्पादित किया, जिसमें 5 तत्वों के रोटेशन के इरादे का उपयोग करके इस चाल मैरिड ड्रैगन्स साइलेंस को बनाया गया और इसमें अपने स्वयं के मुट्ठी के इरादे को एकीकृत किया, जैसे कि मूर्त रूप से ड्रैगन की छवि का निर्माण किया गया। गड़गड़ाहट। उस क्षण ऐसा लगा जैसे दुनिया में ध्वनि गायब हो गई हो, और उसके बाद दोनों के सामने विशाल ज्वार की लहरें फूटने लगीं, जो सभी दिशाओं में फैल गईं। हुओ हॉन का चार्जिंग फिगर तुरंत बाधित हो गया, यहां तक कि वह वापस उड़ गया। ये तुम हो, ये तुम ही हो जिसने झूफी को मारा है। हुओ हॉन ने अपना शरीर स्थिर किया, उसकी आंखें लाल हो गईं। यदि पहले संदेह था तो अब उसकी पुष्टि हो गई है। विप्रो शेयर मूल्य का 98.6% सटीकता के साथ एआई विश्लेषण। समृद्ध पोर्टफोलियो को बढ़ावा देने वाली उन्नत आय विधि की खोज करें। उसे घायल करने के लिए ऐसी शक्ति के लिए जुबानदान दायरे के मार्शल कलाकार के साथ एक में दिखाई देना, यहां तक कि झूफी भी ऐसा हासिल नहीं कर सका। ये झूफी को मारने में सक्षम शक्ति होनी चाहिए। मरने के लिए तैयार हो जाओ। हुओ हॉन का माथा क्रोध से सिकुड़ गया, उसकी आंखें बैंगनी बिजली से चमक रही थीं, उसके दाहिने हाथ ने शून्य को जकड़ लिया, एक विशाल हवा और 100 झांग के गरजते हाथ में परिवर्तित हो गया, जो दिव्य प्रतिशोध की तरह नीचे उतर रहा था। इस भयानक प्रहार का सामना करते हुए झोंग लिन के हृदय में शक्तिहीनता की भावना उमड़ पड़ी, मानो वह एक चींटी होते हुए भी स्वर्गीय क्रोध का सामना कर रहा हो। यू शू ने भी निराशा का भाव दिखाया, इस भयानक शक्ति का सामना करते हुए अपने जुबानदान को संचालित करने में भी असमर्थ, मृत्यु की प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हो गई। भाई हुओ, ये तो बहुत ज्यादा है। शून्य से एक बहती हुई आवाज आई, जिसके बाद अनंत आदिम क्यूई का अचानक एकत्र होना, एक विशाल ज्वार का निर्माण करना, आकाश को चीरती हुई प्रकाश की किरण में परिवर्तित होना, हवा और गरज के हाथ पर हल्के से थपथपाना। धमाका। अनंत आदिम क्यूई का विस्फोट हुआ, अनगिनत बिजली के विस्फोट हुए, आसपास का वायु प्रवाह, अंतरिक्ष, यहां तक कि समय, सभी मूर्त और अमूर्त पदार्थ पागल हो गए। ये है विनाश उंगली। अंकल यू ची आ गए हैं। झोंग लिन, हम बच गए हैं। यू शू ने खुशी से चिल्लाते हुए झोंग लिन की बांह को कसकर पकड़ लिया और उत्साह से चिल्लाया। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, ड्रैगन पैटर्न वाली कढ़ाई वाली पीली पोशाक पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी उनके सामने प्रकट हुआ। वह आदमी लंबा था, उसका चेहरा गरिमा में था और उसकी आंखों में हल्की सुनहरी चमक थी, जिससे उसे देखने वालों में भय उत्पन्न हो जाता था। यू ची। हुओ हॉन की दाहिनी हथेली आश्चर्यजनक रूप से छिद गई थी, लाल खून टपक रहा था, उसके चारों ओर बिजली चमक रही थी। यू ची की एक उंगली के नीचे वह घायल हो गया था, खुद को रोक नहीं पा रहा था, पागलों की तरह दहाड़ रहा था। यू ची ने पीछे खड़े तीनों की ओर देखा, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, जो कई पलों तक झोंग लिन पर बनी रही। भाई हुओ, हालांकि गुई जैन संप्रदाय और मेरे शाही परिवार में बनती नहीं है, फिर भी आपके लिए कनिष्ठों को नुकसान पहुंचाने का कोई कारण नहीं है। अगर आप मुझे कोई स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो मुझे आपको यहां छोड़ने में कोई आपत्ति नहीं है। यू ची ने हुओ हॉन को ठंडी निगाहों से देखा, उसकी निगाहें ठंडी थीं और स्वर धमकी भरा था। यद्यपि हुओ हॉन का चेहरा गुस्से से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में यू ची का खौफ साफ दिखाई दे रहा था। दोनों यिन यान क्षेत्र के यिन दुष्ट क्षेत्र में थे, लेकिन यू ची की साधना में तृतीय श्रेणी तियानचेन ओस दुष्टता शामिल थी,
जिसके बाद हर भाव में तारा शक्ति आती थी, जो उसके 5वीं श्रेणी इन थंडर अर्थ दुष्टता से कहीं ज्यादा थी। अगर वे सचमुच लड़ते तो वह उनका मुकाबला नहीं कर पाता। रोल यूची, मैं व्यक्तिगत रूप से स्वर्गीय सागर सम्राट को ये समझाने के लिए शाही राजधानी जाऊंगा और आप 17वीं राजकुमारी को ले जा सकते हैं, लेकिन इस व्यक्ति को रहना होगा। हुओ होंग ने झोंग लिन की ओर इशारा किया, दांत पीसते हुए, उसे टुकड़े टुकड़े करने की इच्छा से। अब हुओ होंग को कम से कम 80% यकीन था कि झूफी की हत्या झोंग लिन के हाथों हुई थी। बिल्कुल नहीं। यू शू का चेहरा बदल गया, जल्दी से कहा, शाही चाचा, झोंग लिन मेरा करीबी दोस्त है, उसने गुप्त क्षेत्र में कई बार मेरी जान बचाई है, मैं उसे बिल्कुल नहीं सौंप सकता। यू ची ने झोंग लिन को इत्मीनान से देखा, उसकी आंखें जिज्ञासा से भरी थीं। उसकी इस भतीजी की महत्वाकांक्षाएं आसमान से भी ऊंची थीं, अक्सर उसकी आंखें सिर के ऊपर ही रहती थीं, और उसने कभी किसी बाहरी व्यक्ति, खासकर किसी पुरुष पर इतना ध्यान नहीं दिया था। कुछ अजीब है भाई हुओ, मुझे नहीं पता कि इस युवक ने आपको इतना गुस्सा कैसे दिलाया। यू ची ने मुस्कुराते हुए कहा। हुओ होंग ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, इस लड़के की मेरे रिटर्निंग सेक्ट के साथ घातक दुश्मनी है, मुझे आशा है कि राजकुमार इसकी मदद कर सकते हैं। बकवास, झोंग लिन स्वर्गीय सागर देश में केवल कुछ महीनों से ही है, वहां आपके लौटने वाले संप्रदाय के साथ कब से संपर्क में है? ये प्राणघातक दुश्मनी कहां से आती है? अंत में आप बस झोंग लिन पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं क्योंकि झूफी गुप्त क्षेत्र में मर गया था। यू शू का स्वर क्रोध और उन्माद से भरा था, जिसमें शिकायत का भी संकेत था। टाटा मोटर्स के शेयर मूल्य का 98.6% सटीकता के साथ AI विश्लेषण। स्टॉक एनालिसिस है। इससे एक तरफ खड़े झोंग लिन ने उसे अजीब तरह से देखा, यह महसूस करते हुए कि इस महिला का अभिनय कौशल इतना अच्छा था, कोई सोच सकता था कि उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। ये सुनकर यूची ने आश्चर्यचकित होकर भौहें चढ़ाईं, झूफी मर गई। चलो छुटकारा तो मिला। रिटर्निंग सेक्ट के पहले सच्चे शिष्य के रूप में, हालांकि केवल जुआनदान क्षेत्र की साधना में, झूफी ने स्वर्गीय सागर देश के शाही परिवार पर काफी दबाव डाला। एक सिद्ध जुआनदान के साथ एक चौथे दर्जे का गोली मास्टर होने के नाते एक कदम आगे बढ़ना उसे परेशानी में डाल देगा, और वर्तमान में स्वर्गीय सागर देश के शाही परिवार की उसी पीढ़ी में कोई भी उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं है। अप्रत्याशित रूप से उसकी अचानक मृत्यु हो जाती है, जिससे यूची के दिल में खुशी की लहर दौड़ जाती है। हुओ होन गुस्से में चिल्लाया, झूफी रिटर्निंग सेक्ट में हमारा पहला सच्चा शिष्य था, और जुवानलिंग गुप्त क्षेत्र उसके लिए पार्क में टहलने जैसा था। अब वह भयावह परिस्थितियों में मर गया है, यह इस लड़के का गुप्त हमला रहा होगा, कोई और ऐसा नहीं कर सकता था। क्या आपके पास कोई सबूत है? यू शू ने ऊंची आवाज में पूछा। आप? कोई सबूत नहीं, वो जुवानलिंग गुप्त क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सका। हुओ होन का चेहरा लाल और सफेद हो गया, यह महसूस करते हुए कि वह अपने सामने खड़ी इस तीखी जीभ वाली लड़की का मुकाबला नहीं कर सकता। उसने गुस्से से अपना सिर यूची की ओर घुमाया। राजकुमार, क्या आप वास्तव में एक अप्रासंगिक लड़के की खातिर रिटर्निंग सेक्ट का विरोध करना चाहते हैं? हुओ होन के शब्द पहले से ही कुछ असंगत थे, यहां तक कि यूची को धमकी देने लगे थे। यूची का चेहरा भी काला पड़ गया, वह हुओ होन को ठंडी निगाहों से घूर रहा था। हुओ होन के दिल में एक सिहरन सी दौड़ गई, उसे अपनी बात पर पछतावा हुआ, लेकिन इस समय तीर डोरी पर था, उसके पास उसे छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। अगर वह झोंग लिन को पकड़ नहीं पाया, तो लौटने पर उसका कोई भला नहीं होगा। झूफी को रिटर्निंग सेक्ट द्वारा अगली पीढ़ी के उत्तराधिकारी और आने वाली सदी में सेक्ट की समृद्धि की नींव के रूप में विकसित किया गया था। हालांकि एक गुप्त क्षेत्र की खोज में उनकी मृत्यु हो गई, जिससे हुओ होन के पास सेक्ट मास्टर को कोई स्पष्टीकरण देने का कोई कारण नहीं बचा। एक गहरी सांस लेते हुए हुओ हांग ने अपने भीतर के उथल पुथल को शांत किया और गहरी आवाज में बोला, राजकुमार, मेरे असंगत शब्दों के लिए मुझे माफ कर दो। हालांकि इस लड़के ने हमारे सच्चे शिष्य को मार डाला, मुझे इसे संप्रदाय में वापस ले जाना होगा और दंड के लिए संप्रदाय गुरु को सौंपना होगा। एक बार मामला सुलझ जाने के बाद मैं माफी के प्रतीक के रूप में पृथ्वी सार स्वर्ण यांग ईविल की एक किरण भेंट कर सकता हूँ। ओह! यूची का दिल हिल गया। हालांकि पृथ्वी सार स्वर्ण यांग ईविल केवल एक छठी श्रेणी की वस्तु थी, ये यांग ईविल दायरे को तोड़ने के लिए एक आवश्यक सामग्री थी, अत्यंत मूल्यवान थी, और उसने उम्मीद नहीं की थी कि हुओ होन इसे देने के लिए तैयार होगा। उसे क्या पता था कि हुओ होन का दिल खून से लथपथ था। पृथ्वी सार स्वर्ण यांग ईविल एक खजाना था जिसे उसने अपनी सफलता के लिए बड़ी कठिनाई से खोजा था,
और अब इसे देना था, वह कैसे पीड़ा महसूस नहीं कर सकता था। यद्यपि यू शू केवल जुवानदान क्षेत्र में थी, लेकिन वह अच्छी तरह से जानती थी कि इस तथाकथित यांग ईविल क्या है। करीबी अवलोकन के माध्यम से उसके दिल में चिंता बढ़ रही थी। उसने जल्दी से एक संदेश प्रेषित किया। शाही चाचा, झोंग लिन ने गुप्त क्षेत्र में कई बार मेरी जान बचाई, वह मेरे प्रति बहुत आभारी है और द्वितीय श्रेणी में उनकी गोली निर्माण क्षमता अपार संभावनाएं दिखाती है। बिल्कुल नहीं। रुको, तुमने क्या ग्रेड बताया था? दूसरी कक्षा का, और वह 7वीं कक्षा का कीमियागर है। इसके अलावा उसने सर्वोच्च तलवार के इरादे को समझ लिया है। मैंने उससे स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि में शामिल होने की सिफारिश करने का वादा किया है। उसकी प्रतिभा के साथ वहां एक सच्चे शिष्य की स्थिति सुनिश्चित है। तीसरी बार यू ची ने झोंग लिन की ओर देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखें चमक उठीं और उसकी निगाहें विस्मय से भर गईं। द्वितीय श्रेणी में गोली निर्माण, 7वीं श्रेणी में कीमियागत तलवार इरादा, इनमें से कोई भी एक बात मन को झकझोरने के लिए पर्याप्त होती। फिर भी अब वे सभी एक ही व्यक्ति पर प्रकट हो रहे थे, जो कि आश्चर्यजनक था। मुख्य बात यह है कि इस व्यक्ति का वर्तमान में कोई संबंध नहीं है। यदि वह संकट के समय मदद कर सकता है, तो भविष्य में। ये सोचकर यूची ने गर्व से अपना दाहिना हाथ हिलाते हुए कहा, भाई वो, हालांकि यह अफसोस की बात है कि जूफी गुप्त क्षेत्र में मर गया, लेकिन क्या ये वास्तव में युवा भाई झोंग द्वारा किया गया था? ये केवल आपकी कहानी का पक्ष है। इसके अलावा गुप्त क्षेत्र का नियम है, एक बार अंदर जाने के बाद जीवन और मृत्यु स्वर्ग द्वारा निर्धारित होती है। यहाँ तक कि शाही परिवार भी, यदि उसके किसी सदस्य की अंदर मृत्यु हो जाए, तो कौशल की कमी के कारण दूसरों को इसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकता। आप हुओ हॉन का शरीर क्रोध से कांप उठा। उसकी आंखें बर्फीली हो गईं जब उसने यूची को देखा। यूची, क्या तुम सचमुच इस लड़के के लिए रिटर्निंग सेक्ट का विरोध करने का इरादा रखते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यूची के चेहरे पर अचानक एक तीखा भाव आ गया, और जैसे ही वह एक कदम आगे बढ़ा, उसका चोगा लहरा उठा। धमाका। उस कदम के साथ झोंग लिन ने महसूस किया कि राजकुमार की भव्य आभा में एक जबरदस्त परिवर्तन आ गया है, मानो वह एक विशाल पर्वत बन गया हो और उससे एक भयानक दबाव निकल रहा हो। झोंग लिन ने महसूस किया कि उसका शरीर भारी हो गया है, उसका जुबानदान उसके डेंटियन में कसकर बंधा हुआ है, जबकि उसके पीछे लोंग झाव धड़ाम से अपने घुटनों पर गिर गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया, उसके माथे से पसीना टपक रहा था। वह खुद को ऊपर खींचना चाहता था, लेकिन नहीं खींच सका। उसका पूरा शरीर हिल नहीं रहा था। यूची पर जो दबाव पड़ रहा था वह ऐसा था जैसे कोई अदृश्य विशाल हाथ उसे दबा रहा हो, जिससे उसके लिए हिलना डुलना असंभव हो गया। झोंग लिन भयभीत हो गया क्योंकि उसने यूची की पीठ को देखा। हालांकि वह जानता था कि यिन यांग क्षेत्र के मार्शल कलाकार मजबूत थे, ऐसी ताकत उसके विश्वास से परे थी। स्वर्ग के नीचे सारी जमीन राजा की है, सीमाओं के भीतर सभी उसके मंत्री हैं। हुओ होन क्या रिटर्निंग सेक्ट विद्रोह करने का इरादा रखता है? यू ची ने ठंडे स्वर में कहा। हुओ होन का चेहरा नीले और सफेद रंग में बदल रहा था। हालांकि वह हाँ कहना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। हालांकि सत्ता में रिटर्निंग सेक्ट स्वर्गीय सागर देश के शाही परिवार से प्रतिस्पर्धा कर सकता था। ये ज्ञात था कि स्वर्गीय सागर देश स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि का एक जागीरदार था और शाही परिवार के वहां कई सदस्य शिष्य थे। स्वर्गीय सागर देश के शाही परिवार को नाराज करने का मतलब सिर्फ एक शब्द से रिटर्निंग सेक्ट का अंत हो सकता था। चले जाओ। अपनी आस्तीन का एक झटका देकर हुओ हॉन दयनीय स्थिति में चला गया, यहां तक कि धमकी देने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाया। केवल जहरीली नफरत से भरी एक जोड़ी आंखें छोड़ गया। शाही चाचा, उसे हिरासत में क्यों नहीं लिया गया? उसे किस लिए हिरासत में रखा जाए? हम एक ही क्षेत्र के हैं। मुझे यिन ईविल में बस थोड़ी सी बढ़त हासिल है। उसे हराना संभव है, लेकिन उसे मारना कोई विकल्प नहीं है, और शाही परिवार वर्तमान में रिटर्निंग सेक्ट के साथ युद्ध में शामिल होने का जोखिम नहीं उठा सकता। यू ची ने अपना सिर हिलाया। हुओ हॉन के जाते हुए स्वरूप को देखते हुए, हालांकि झोंग लिन का चेहरा भावहीन रहा, उसकी मुठ्ठियां उसकी आस्तीन के अंदर कसकर बंद थीं। सेकंड समय। ये दूसरी बार था जब उसे शक्तिहीनता का एहसास हुआ, मानो उसका जीवन और मृत्यु किसी और के हाथों में हो। झोंग लिन को यह एहसास बिल्कुल पसंद नहीं आया। दोनों बार उसकी किस्मत अच्छी थी कि किसी ने उसकी मदद की, लेकिन क्या हर बार वह इतना खुशकिस्मत हो सकता है? अगली बार क्या होगा? क्या वह इतना भाग्यशाली होगा कि अगली बार कोई उसे बचा लेगा? इस समय झोंग लिन का दिल शक्ति की असीम लालसा से भर गया था। अपने दिल की बेचैनी को शांत करने के लिए गहरी सांस लेते हुए झोंग लिन ने अपने हाथों को कप के आकार में किया और कहा,
राजकुमार, आपके बचाव के लिए धन्यवाद। झोंग लिन आपका बहुत आभारी है। यू ची ने अपनी आंखें झोंग लिन पर गड़ा दी, उसकी निगाह में सोने जैसी चमक थी, मानो वह उसकी असलियत जानना चाहता हो। हाँ, औपचारिकताओं की कोई जरूरत नहीं, युवा मित्र झोंग। तुम और शू एर घनिष्ठ मित्र हो, और उससे भी बढ़कर तुम शू एर के जीवन रक्षक हो। शाही परिवार में हमारा यू कबीला द्वेष और दयालुता दोनों का बदला चुकाता है, और ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि यह राजा उस बूढ़े कुत्ते हुओं को बहुत समय से नापसंद करता था। उसे कष्ट देना वाकई एक दुर्लभ अवसर था। यू ची दिल खोलकर हंसा, उसके शब्द वसंत की हवा की तरह कोमल थे, जिसने एक अनुकूल प्रभाव छोड़ा। हालांकि झोंग लिन इस व्यक्ति के भीतर छिपे दबंग स्वभाव से वाकिफ था। अपनी गर्भाधान की समझ के साथ वह मार्शल आर्ट्स के जरिए दूसरों के स्वभाव को पूरी तरह भांप सकता था। अभी अभी भागो शब्द ने काफी कुछ उजागर कर दिया था। युवा मित्र झोंग, क्या आप साधना के लिए स्वर्गीय क्षेत्र पवित्र भूमि में प्रवेश करना चाहते हैं? हाँ, मुझे आशा है कि राजकुमार मेरी इच्छा पूरी करेंगे। मेरे पास अधिकार नहीं है, सिर्फ मेरे बड़े भाई ही सिफारिश कर सकते हैं। लेकिन युवा मित्र झोंग की योग्यता के साथ स्वर्गीय तलवार की पवित्र भूमि में प्रवेश करना आसान होगा। चलिए चलते चलते बात करते हैं। यू ची ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और एक बैंगनी रंग की उड़ती हुई नाव प्रकट हुई। फिर वह उस पर चढ़ गया। यू शू भी जहाज पर चढ़ गया और झोंग लिन और लॉन्ग झाओ की ओर मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। झोंग लिन का दिल धड़क उठा जब उसने अपने सामने उड़ती हुई नाव को गौर से देखा। वह बड़ी नहीं थी, मुश्किल से 4-5 लोगों के बैठने की जगह थी, किसी अनजानी चीज से बनी हुई। वह कुछ लकड़ी जैसी लग रही थी, फिर भी थोड़ी बहुत सोने और जैद जैसी भी। झोंग लिन को उड़ने वाली नाव में एक ऊर्जा का प्रवाह महसूस हो रहा था, और यही वह ऊर्जा थी जिसने उसे समतल भूमि पर उड़ने की क्षमता प्रदान की। मैंने अपने जीवन काल में कभी नहीं सोचा था कि मैं उड़ने वाली नाव पर सवार हो सकूंगा। लॉन्ग झाओ ने आह भरते हुए कहा, मानो कुछ याद कर रहा हो। झोंग लिन भी नाव पर चढ़ गया और अगले ही पल उड़ने वाली नाव बिना हवा के बादलों के बीच से ऊपर उठती हुई आगे बढ़ी और अपनी गति के कारण पीछे बैंगनी निशान छोड़ती हुई चली गई। इतनी तेजी! झोंग लिन ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि इस उड़ने वाली नाव की गति उसकी अपनी हवा में यात्रा से कम नहीं थी, बल्कि शायद उससे भी अधिक तेज थी, जो फ्लावर वॉक में स्वर्ग और पृथ्वी तलवार से बचने के उसके प्रयास से लगभग मेल खाती थी। लेकिन यह अवश्य जानना चाहिए कि फ्लावर वॉक को अंजाम देना इस सहज सहजता के विपरीत आध्यात्मिक उत्पत्ति की अत्यधिक आवश्यकता थी। कैसा रहेगा? पूरे शाही परिवार में सिर्फ मेरे पिता और शाही चाचा के पास ही उड़ने वाली नावें हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि में हर सच्चे शिष्य के पास एक होती है। एक बार जब मैं पवित्र भूमि में शामिल हो जाऊंगा तो मेरे पास भी अपनी उड़ने वाली नाव होगी, यू शू ने उत्साह से कल्पना की। झोंग लिन ने उत्सुकता से पूछा, यू शू, उड़ने वाली नावें कैसे बनाई जाती हैं? मुझे नहीं पता। अगर पता होता तो मैं सबसे पहले अपने लिए एक बनाता। यू ची ने अपना सिर घुमाया और मुस्कुराते हुए कहा, युवा मित्र झोंग, अगर आपकी रुचि है तो आप स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि में स्वर्गीय कला हॉल में जाकर पता लगा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह वस्तु निषेध नामक एक गुप्त तकनीक का उपयोग करके बनाई गई है। मेरी तो बस एक छोटी सी उड़ने वाली नाव है जिसमें सिर्फ 4 या 5 लोग सवार हो सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पवित्र भूमि के भीतर एक जहाज है जो 1000 लोगों को किंगडम के अंदर और बाहर ले जा सकता है, जो सुबह उत्तरी सागर से शाम को कांगू तक की गति से यात्रा करता है। यही सच्चा सर्वोच्च खजाना है जो मेरी छोटी नाव की तुलना में कहीं अधिक है। निषेध! झोंग लिन लगातार इन 2 शब्दों को चबा रहा था। एक पल के लिए वह थोड़ा चकित महसूस कर रहा था। ये शब्द जाने पहचाने लग रहे थे। एक पल के लिए पिछले जन्म की यादें उसके विश्व दृष्टिकोण पर असर करने लगीं। वैसे शुअर, ज्वानदान क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए बधाई। तुमने इतने सालों तक अपनी साधना रोके रखी लेकिन सफलता नहीं मिली। देखते हैं तुमने जो ज्वानदान गढ़ा है उससे तुम कितने संतुष्ट हो। ये किस श्रेणी का है? यू ची ने चिढ़ाते हुए कहा। ग्रेड के बारे में बात करते हुए यू शू तुरंत चौंक गई। उसने गर्व से अपनी छाती फुला ली और 2 उंगलियां ऊपर उठा ली। वाह! उड़ती नाव पर सवार सभी लोग लड़खड़ा गए और यू ची अचानक रुक गया। उसकी पीली सुनहरी आंखें यू शू पर टिकी थीं। शुअर, यह कोई मजाक की बात नहीं है। हे शाही चाचा, शुअर ऐसा कैसे हो सकता है जो गहराई को नहीं जानता? इस जुवानलिंग गुप्त क्षेत्र में मैंने न केवल स्वर्ण मूल फल पाया,
बल्कि मैंने पृथ्वी सार दिव्य घास भी हासिल की। इन 2 खजानों के साथ एक द्वितीय श्रेणी जुवानदान का निर्माण किया, यू शू ने गर्व से कहा। हा 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 हा, अच्छा अच्छा अच्छा, द्वितीय श्रेणी जुवानदान, अद्भुत। यू परिवार ने एक ड्रैगन पैदा किया है। यू ची जोर से हंसा, उसकी आवाज ने 9 स्वर्गों को झंकृत कर दिया। उसने सोचा था कि शू एयर ज्यादा से ज्यादा एक तृतीय श्रेणी की जुवानदान बना लेगी, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि उसने उसे इतना बड़ा सरप्राइज दिया। दूसरे दर्जे का जुवानदान, ऐसी क्षमता में राजा के राज्य में कदम रखने का भी मौका है। उस समय यू परिवार के पूर्वज अभी निर्वाण क्षेत्र तक ही पहुंचे थे, फिर भी उन्होंने स्वर्गीय सागर देश में एक सहस्राब्दी पुरानी नींव स्थापित की थी। अगर कोई वंशज राजा क्षेत्र का महाशक्तिशाली बन जाता तो गुई झेन संप्रदाय से डरने की कोई जरूरत नहीं होती, भले ही वह निर्वाण क्षेत्र में ही क्यों न हो, एक ही चाल से उसे उल्टने के लिए पर्याप्त होता। ये सोचकर यूची के दिल में एक गहरा डर बैठ गया। अगर वह और देर से होता और शुआ को कोई नुकसान पहुंचता तो वह मरते हुए भी खुद को निर्दोष नहीं ठहरा पाता। भय के बाद एक अनियंत्रित हत्या का इरादा आया, गुईजेन संप्रदाय अंततः नष्ट हो जाएगा। चलो तुरंत शाही राजधानी वापस चले और मेरे बड़े भाई को ये खबर सुनाएं। उड़ने वाली नाव एक बार फिर चल पड़ी, उसकी गति पहले से 3 गुना अधिक थी। कुछ दिनों बाद स्वर्गीय सागर देश की शाही राजधानी नजर आने लगी। पहले देखे गए वयांग शहर और होनग्यान शहर की तुलना में शाही राजधानी ने दिखाया कि एक सच्चा शहर कैसा होना चाहिए। बहुत बड़ा, यहाँ तक कि झोंगलिन, जिसने आधुनिक समाज के शहरी आश्चर्यों का अनुभव किया था, स्वर्गीय सागर देश की शाही राजधानी को पहली बार देखकर क्षण भर के लिए चकित रह गया। समय आने पर मैं स्वयं आपके साथ शाही शहर चलूंगा, लेकिन अभी हमें पहले शाही महल जाकर मेरे पिता से मिलना होगा, यू शू ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है। राजकुमार यूची के नेतृत्व में किसी ने भी पास आने की हिम्मत नहीं की और समूह सीधे शाही शहर की ओर उड़ चला। शाही शहर के भीतर एक भव्य महल के अंदर ड्रैगन रोब पहने एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति सिंहासन पर बैठा था। ये व्यक्ति यूहाई था, जो स्वर्गीय सागर देश का राजा था, जिसके पास यिन यांग क्षेत्र, ज्ञान क्षेत्र के तीसरे स्तर की साधना थी, और वह स्वर्गीय सागर देश में सबसे शक्तिशाली था। महल में युद्ध कवच पहने दर्जनों कुलीन सामुराई पहरा दे रहे थे। उनकी आभा स्पष्ट थी, प्रत्येक एक ऐसा गुरु था जिसने एक ज्वानदान की साधना की थी। महाराज, बगल के कमरे से एक महिला धुंधले कपड़े पहने धीरे धीरे चली आ रही थी, उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। महारानी, क्या आप अभी भी शुआ के बारे में चिंतित हैं? सम्राट यू ने स्मारकों की समीक्षा करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शाही ब्रश नीचे रख दिया और धीरे से हंस पड़े। हाँ, शुआ के पास तो केवल यूनलिंग क्षेत्र की साधना ही है। जुवानलिंग गुप्त क्षेत्र में जबरदस्ती घुसना उसके लिए बेहद खतरनाक है। मैं बिल्कुल भी चैन से नहीं रह सकती, महारानी ने आंसू बहाते हुए कहा। चिंता मत करो, हालांकि शुआ की साधना कम है, फिर भी उसके पास आपके द्वारा तैयार की गई विभिन्न आत्मा की गोलियां हैं, और उसके पास पूर्वज द्वारा दिया गया जेड पेंडेंट भी है। वह ठीक हो जाएगी। यद्यपि उसने उसे आश्वस्त किया, फिर भी उसका दिल सचमुच भारी था। अनुशंसा। सम्राट यू को कुछ दिन पहले स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि के कुलपति से एक संदेश मिला, जिसमें उन्हें बताया गया कि शुआ को दिया गया जेड पेंडेंट इस्तेमाल किया जा चुका है। ये पेंडेंट जीवन और मृत्यु क्षेत्र के विशेषज्ञ के हमले से बचाव के लिए था, और तथ्य यह है कि शुआ ने इसका इस्तेमाल किया था, जिसका अर्थ था कि उसे गुप्त क्षेत्र में अकल्पनीय खतरे का सामना करना पड़ा था, अन्यथा अपनी ताकत के साथ उसे इसका उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती। सम्राट यू की आंखों में हत्या का इरादा चमक रहा था। अगर शुआ को कुछ हो गया तो वह जुवानलिंग के गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति को उसकी जान से मार डालेगा। महाराज, राजकुमार यूची वापस आ गए हैं। एक गार्ड तेजी से बाहर से भागकर आया। सम्राट यू का चेहरा खुशी से चमक उठा और उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, उसे जल्दी से अंदर बुलाओ। ये कहने के बाद वह महारानी की ओर मुड़ा और बोला, अब आप निश्चिंत हो सकती हैं। यूची व्यक्तिगत रूप से शुआ को साथ लेकर जा रहा है। उसे अपने जुबानदान को संघनित करने के बाद पहले ही लौट जाना चाहिए था। हाँ, जैसे ही उसने ये कहा, यूची ने किसी भी औपचारिकता की परवाह किए बिना महल में प्रवेश किया और जोर से चिल्लाया, बड़े भाई, हमारे यू परिवार ने एक ड्रैगन पैदा किया है। यूची के चेहरे पर मुस्कान देखकर सम्राट यू के दिल की बाकी चिंता भी गायब हो गई। वह हंसे और डांटते हुए बोले, एक राजकुमार इस तरह चिल्ला रहा है, ये कैसी शिष्टता है? यूची को इसकी परवाह नहीं थी। वह ड्रैगन सिंहासन की ओर दौड़ा,
मानो टेलीपोर्ट हो रहा हो, सम्राट यू की बांह पकड़ ली और उत्साह से बोला, बड़े भाई, शुआ वापस आ गई है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि उसकी गोली किस ग्रेड की है? ये दूसरी श्रेणी की है। दूसरी श्रेणी की जुवानदान। क्या ये सिर्फ एक सेकंड नहीं है? क्या? कौन सा ग्रेड? सम्राट यू पहले तो स्तब्ध रह गए, फिर अचानक खड़े होते ही उनके हाव भाव नाटकीय रूप से बदल गए। उन्होंने यूची के कंधे पकड़ लिए, उनकी आंखें लाल हो गईं और वे लगभग चिल्ला पड़े, दूसरे भाई, फिर से कहो, मैंने ठीक से सुना नहीं, कौन सी कक्षा? दूसरा ग्रेड। सचमुच? सचमुच, इसमें कोई शक नहीं। गुप्त लोक में शू एर को न केवल स्वर्ण मूल फल मिला, बल्कि अप्रत्याशित रूप से पृथ्वी सार दिव्य घास भी मिल गई। इन दो स्वर्गीय सामग्रियों और सांसारिक खजानों के साथ उसने स्वर्ण मूल दिव्य गोली को परिष्कृत किया और तुरंत एक द्वितीय श्रेणी के जुवानदान को संघनित कर दिया। यूची ने उत्साह से कहा, हा, अच्छा अच्छा, दूसरा ग्रेड उत्कृष्ट है। दूसरा ग्रेड उत्कृष्ट है। शुआ कहाँ है? पिताजी, मैं वापस आ गया हूँ। इस समय यू शू महल में कदम रखा और सीधे महारानी की बाहों में जा गिरा। ... लॉन्ग झाओ समुद्र दमन संप्रदाय की विरासत भूमि में क्या दो अन्य स्वर्गीय स्तर की मार्शल आर्ट है जिनका आपने उल्लेख किया है? समुद्र दमन संप्रदाय में कुल 3 दिव्य स्तरीय मार्शल आर्ट है, अर्थात महान चक्र, 10,000 ड्रैगन सूत्र, 8 उजार ड्रैगन देव शरीर रक्षा कौशल और नीला ड्रैगन 8 रूप। ये 3 मार्शल आर्ट उस समय समुद्र दमन संप्रदाय की नींव थी। लॉन्ग झाओ ने भारी स्वर में सिर हिलाया, क्योंकि वह अपने वरिष्ठ भाई के विचारों को समझ गया था। पहले तो बड़े भाई ने कभी विरासत की जमीन का जिक्र नहीं किया था, और अब उसके बारे में पूछने का कारण जाहिर है कुछ दिन पहले हुई उस घटना का जिक्र था जब वो हुन ने रास्ता रोक लिया था। बुद्धिमान हो या न हो, वह अपने जीवन और मृत्यु पर दूसरों के नियंत्रण को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अतीत में वरिष्ठ भाई के इरादे तो अच्छे थे, लेकिन किसी कारणवश वे समुद्र दमनकारी संप्रदाय से जुड़ने से हिचकिचा रहे थे। अब समुद्र दमनकारी संप्रदाय के पुनर्निर्माण का अवसर आ ही गया है। 8 वीरान ड्रैगन भगवान एक शरीर सुरक्षा कौशल है। महान चक्र 10,000 ड्रैगन सूत्र गहन आध्यात्मिक उत्पत्ति के लिए है, जो एजियो ड्रैगन 8 रूपों के साथ संयुक्त है। वरिष्ठ भाई की दूसरी श्रेणी की गोली बनाने की प्रतिभा के साथ समान स्तर का कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। अगर वह मिस्टिक स्काई ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन तकनीक में भी महारत हासिल कर लेते हैं, तो भले ही हुओ होन वापस आ जाए, वरिष्ठ भाई अजय रह सकते हैं, लॉन्ग झाओ ने गर्व से कहा। अच्छा, अगर आप सचमुच मुझे समुद्र दमन संप्रदाय की विरासत ला सकते हैं, एक बार मेरी साधना पूरी हो जाने पर मैं निश्चित रूप से समुद्र दमन संप्रदाय के पुनर्निर्माण में आपकी सहायता करूंगा, झोंग लिन ने गंभीरता से कहा। वरिष्ठ भाई, निश्चिंत रहें, मैं आपको निराश नहीं करूंगा, लॉन्ग झाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, उसकी आंखों में उत्साह झलक रहा था। जब दोनों बात कर रहे थे, तभी एक गार्ड तेजी से आया और सम्मानपूर्वक सलामी देते हुए बोला, युवा मास्टर झोंग, महाराज आपको आमंत्रित करते हैं। वरिष्ठ भाई, मैं पहले जाऊंगा, मेरी खुशखबरी का इंतजार कीजिए। एक लापरवाही में लॉन्ग झाओ ने सिर हिलाया, सीधे हवा में कदम रखा और चले गए, केवल अपनी पीठ छोड़कर जल्द ही गायब हो गए। चल युवा मास्टर, कृपया। पहरेदारों के मार्गदर्शन में झोंग लिन महल में दाखिल हुआ। सबसे पहले उसकी नजर सम्राट यू पर पड़ी, जो ड्रैगन सिंहासन पर ऊंचे बैठे थे। उनका लंबा शरीर उस सिंहासन पर किसी दुर्गम पर्वत जैसा लग रहा था। उनकी हल्की सुनहरी आंखों से सीधे मिलना मुश्किल था, और एक नजर में ही झोंग लिन की आंखों में एक चुभने वाला दर्द महसूस हुआ, जो विस्मय से भर गया था। इतनी शक्तिशाली साधना, बस एक नजर से मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे देख रहा है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह स्वर्गीय सागर देश का शीर्ष विशेषज्ञ है, शायद अपनी आभा से ही मुझे कुचल देगा। झोंग लिन ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की और सम्मानपूर्वक सलामी देने के लिए आगे बढ़ा। झोंग लिन सम्राट यू का अभिवादन करता है। अत्यधिक समारोह की कोई आवश्यकता नहीं है, उठो। सम्राट यू की आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन उसमें असीम महिमा और सम्राट जैसी आभा थी। पिताजी, ये झोंग लिन है। अगर इसने स्वर्ण मूल फल और पृथ्वी सार दिव्य घास को अमृत में परिष्कृत नहीं किया होता, तो शू एर को दूसरी श्रेणी की गोली भी नहीं मिल पाती। पिताजी, मैंने झोंग लिन से वादा किया था कि मैं उसे स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि में शामिल होने में मदद करूंगा, कृपया शू एर का अपमान न होने दें, यूशु ने विनती की। सम्राट यू ने यूशु की ओर देखते हुए कुछ असहाय भाव से कहा, ठीक है, जो आप चाहें। हे पिताजी मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं।
सम्राट यू ने झोंगलिन की ओर देखा और गंभीरता से कहा, झोंगलिन, शू एर ने मुझे पहले ही बता दिया है कि जुवानलिंग गुप्त क्षेत्र में क्या हुआ था। मुझे आपकी सहायता के लिए धन्यवाद देना चाहिए। महाराज बहुत दयालु हैं, मेरी मदद के बिना भी राजकुमारी सुरक्षित रहेगी, झोंगलिन ने उत्तर दिया। पीछे मुड़कर देखें तो यू शू का पीछा एक नाइट स्नैक संप्रदाय के बुजुर्ग द्वारा किया जा रहा था। यहाँ तक कि उसके प्रकट न होने पर भी वह किसी खतरे में नहीं थी। यहाँ तक कि 8वीं रैंक की उपचार गोली या वह भयानक जेड पेंडेंट भी उसके लिए आसानी से संभालने के लिए पर्याप्त था। उन कार्डों ने झोंगलिन को भी ईर्ष्यालु बना दिया। लेकिन मामला अलग है और आपकी मदद से वह एक द्वितीय श्रेणी की गोली बना सकती है, जो हमारे शाही परिवार के लिए एक बड़ी घटना है। मैं स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि के लिए आपकी सिफारिश करने का अपना वादा निभाऊंगा। हालांकि शू एर के विपरीत, जो स्वर्गीय सागर देश के सदस्य के रूप में स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि से संबंधित है, इस प्रकार सीधे आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करता है। जहां तक आपकी बात है, आपको एक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। केवल उत्तीर्ण होने पर ही आप एक बाहरी संप्रदाय के शिष्य बन सकते हैं। आप सफल होते हैं या नहीं, यह आप पर निर्भर करता है, सम्राट यू ने कहा। झोंगलिन प्रसन्न हुआ और एक बार फिर अभिवादन करते हुए बोला, धन्यवाद महाराज। झोंगलिन को अब सबसे ज्यादा जरूरत एक अफसर की थी। जब तक सम्राट यू उसकी सिफारिश करने को तैयार थे, वह पर्याप्त था। वापस आते समय यू शू ने झोंगलिन को स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि की प्रणाली के बारे में बताया था। स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि हर 10 साल में एक बार शिष्यों की भर्ती के लिए अपने पर्वतीय द्वार खोलती है, और भर्ती किए गए ज्यादातर शिष्य साफ सुथरी पृष्ठभूमि वाले युवा होते हैं। इसलिए झोंगलिन जैसा व्यक्ति आमतौर पर भर्ती के दायरे में नहीं होता। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि कोई संभावना नहीं है। सिफारिश प्रणाली ऐसा ही एक अवसर है। सच्चे शिष्यों, पवित्र भूमि के अग्रजों और अधीनस्थ शाही परिवारों, सभी को सिफारिश करने का अधिकार है। लेकिन सफलतापूर्वक प्रवेश पाने के लिए अभी भी एक परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है, और केवल उत्तीर्ण होने पर ही कोई पवित्र भूमि का शिष्य बन सकता है, भले ही वह एक बाहरी शिष्य ही क्यों न हो। इसके बाद कोई कितना आगे जाता है, यह उस पर निर्भर करता है। कुछ देर तक बातचीत करने के बाद झोंगलिन अंततः मुख्य हॉल से बाहर चला गया और महल की नौकरानियों ने उसके लिए रहने की व्यवस्था की। बड़े भाई झोंगलिन भी एक दूसरे दर्जे का गोली अचीवर है और एक 7वीं कक्षा का कीमियागर है। क्यों न उसे भी इसमें शामिल किया जाए और उसका समर्थन किया जाए। जल्दी मत करो, हमें उसके चरित्र पर और गौर करने की जरूरत है। आप एक कृतघ्न व्यक्ति का समर्थन तो नहीं करना चाहेंगे, है ना? इसके अलावा शुआ के यहाँ होने से बहुत सारे अवसर हैं। संपर्क